We welcome. मेरी आवाज आ रही है ना जी? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। We welcome Manmohan Khemka ji, our guest speaker for today. He'll be speaking on critical issues of Form 9, 9C and various other matters connected to it under the GST. Manmohan ji is well known to everybody. He is a very known figure in our Institute of Chartered Accountants of India. He's been speaking on various issues, various matters of GST and delivering lectures. He's delivered more than 400 lectures on that, and he's been aggressively supporting the cause of the institute for the members, for the benefit of the members at the various forums. And recently he's raised his voice with respect to the bank audit also, and he's been very efficient and a dedicated speaker at the various levels, and he's been very generous. Whenever we've been calling at the Pusa Road Study Circle, he's always been there to give us the time without any delay. And now I would request Manmohan ji to please take over and start the proceedings. बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पेक्टेड श्री सुनील धमीजा जी, and I place my gratitudes to my elder brother Shri Rajesh Aggarwal ji and whole team of Pusa Road CP Study Circle, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन करने की, और कई बार मुझे मौका दे चुके हैं अपनी बात कहने का अपने फोरम पे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और सभी मेंबर्स का जिन्होंने आज मुझे सुनने के लिए ज्वाइन किया है। जैसा कि धमीजा जी ने कहा कि एंड ही हैज सेड सो काइंड वर्ड्स कि आई हैव बीन रेजिंग माय वॉइस फॉर द कॉज ऑफ द प्रोफेशन, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाइयों और बहनों के लिए रिसेंट पास्ट में कोविड टाइम में, जैसा कि आपको पता होगा, 1 जुलाई 2020 से न्यू कोड ऑफ एथिक्स लागू हुआ है। उस न्यू कोड ऑफ एथिक्स में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिनको जब हमने एनालाइज किया तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये प्रोविजन स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स के लिए बड़े ड्रैकोनियन हैं और बड़े स्टम्बल ब्लॉक हैं फॉर न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू टेक अप द प्रोफेशन एंड एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन द प्रैक्टिस। हमने उनके अगेंस्ट में अपने कंसर्न्स रेज किए, अपनी वॉइस रेज की, उनको अप्रोप्रिएट लेवल्स पे अपने रिप्रेजेंटेशंस दिए, अपने मेमोरेंडम दिए, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो क्लॉजेस अब डिबेट के लिए दोबारा से पुट हुए हैं काउंसिल में। उनको काउंसिल कंसीडर कर रही है और रिकंसीडर कर रही है, और वो डेफर हो गए हैं। और अभी और वो सब ऐसे सब्सटेंटिव प्रोविजंस थे जो कि स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स के लिए बड़े कंसर्न्स के इशू थे। हालांकि हमारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी इनिशिएट हुआ, उसके ऊपर मेरे ऊपर पर्टिकुलरली वॉइस रेज करने के लिए, बट मैं आपको ये अश्योर करता हूं किसी भी तरीके के डिसिप्लिनरी एक्शन से मैं घबराने वाला नहीं हूं ना, और उसको अप्रोप्रिएटली काउंटर करूंगा। और मेरे लिए प्रोफेशनल की एग्जिस्टेंस और प्रोफेशनल्स की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। मेरा सीपी जाता है, मेरी प्रैक्टिस, मेरी मेंबरशिप रद्द होती है, सस्पेंड होती है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा जरूर मेरी आजीविका पे, क्योंकि मेरा ये सोल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। बट यस, फॉर द कॉज ऑफ द प्रोफेशन हम अपनी वॉइस को रेस करते रहेंगे। वो प्रोविजंस भी आपको पता होंगे, मैं उसके साथ ज़्यादा डिटेल में जाने की बात नहीं करूंगा। एक 15% फीस का क्लोज था, एक नो क्लार्क का क्लोज था, और ना केवल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बल्कि जो लोग सर्विसेज में भी हैं,
और ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर है उस कोड ऑफ एथिक्स के प्रोविजंस में, जो कि मैं समझता हूं कि वेरियस पास्ट प्रेसिडेंट्स भी ये मानते हैं, अपने ओपन डिस्कशन में भी मानते हैं दैट इट इज मनमोहन वेरी जी, डिफिकल्ट टू फुलफिल। ठीक है जी सर। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप ये कह रहे हैं 15% और 9 लाख का, हाँ जी it for the benefit of the members, kindly elaborate it within a sentence or two. ठीक है सर, विद योर काइंड परमिशन। सर एक प्रिजम्पशन ऑफ थ्रेट की गई है नए कोड ऑफ एथिक्स में, जैसा आपको पता होगा Correct. नया नया कोड ऑफ एथिक्स कुछ थ्रेट्स को प्रिज्यूम करता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि प्रोफेशनल्स, चाहे वो प्रैक्टिस में हो चाहे वो जॉब में हो, वो उन थ्रेट्स को एड्रेस करें। और एक ये प्रिजम्पशन की गई है, उस प्रिजम्पशंस के क्या ग्राउंड है मुझे नहीं पता ना, वो कोड ऑफ एथिक्स में एलोबरेट किए गए हैं। वो ये प्रिजम्पशन की गई है कि अगर कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट 15% से ज्यादा फीस किसी एक क्लाइंट ग्रुप से लेता है, नॉट ए सिंगल कंपनी और नॉट ए सिंगल एंटरप्राइज, पूरे के पूरे क्लाइंट ग्रुप जिसमें कि सारी सब्सिडरीज, होल्डिंग कंपनीज, एसोसिएट्स, रिलेटेड पार्टी सब कवर्ड है उसमें, अगर 15% से ज्यादा फीस वो एक से लेता है तो उसमें यह अज्यूम किया गया है कि उसकी इंडिपेंडेंस हैम्पर होती है। मैं समझता हूं और हमारी एनालिटिकल टीम का यह मानना है कि ऐसी कोई इंडिपेंडेंस हैम्पर नहीं होती, और उसमें यह एक्सपेक्ट किया गया है कि आफ्टर 2 इयर्स अगर हम किसी से 15% से ज्यादा फीस ले रहे हैं तो क्लाइंट को हम कम्युनिकेट करेंगे कि डियर क्लाइंट, आपसे हम 15% से अपनी ग्रोस रिसीट्स का ज्यादा ले रहे हैं, तो आप प्लीज एक तो इस बात को नोट करें और दूसरा हमें बताएं कि क्या हमारी इंडिपेंडेंस इससे हैम्पर होगी या नहीं होगी, और हम 15% से ज्यादा ले रहे हैं तो क्या वी कंटिन्यू टू बी ऑडिटिंग टू योर। और अगर क्लाइंट कंसेंट करता है तब उसके दो मॉडल बताए गए हैं, या तो हम प्री पीयर क्वालिटी रिव्यू कराएं, प्री ऑडिट क्वालिटी रिव्यू कराएं, या पोस्ट ऑडिट क्वालिटी रिव्यू कराएं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ पे पीयर रिव्यू का, क्वालिटी रिव्यू का ऑलरेडी एक सिस्टम है, लेकिन क्लाइंट को कम्युनिकेट करना इट रियली रियली ह्यूमिलेटिंग एंड नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। और दूसरी बात ये, जब हम इसको देखते हैं कि जब एक सीएफओ 1-1 करोड़ के पैकेज लेकर के, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई और बहन सीएफओ लेवल्स पे काम कर रहे हैं लिस्टेड कंपनीज में भी और दूसरे बड़े पब्लिक इंटरेस्ट एंटरप्राइजेज में भी, जब वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स को मेंटेन करते हुए एक क्लाइंट ग्रुप के लिए इतने लार्ज पैकेज पे और इतनी लार्ज पोजीशंस पे काम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं एक स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करते हुए और 15%, 20%, 25% फीस एक क्लाइंट ग्रुप से लेते हुए भी अपनी इंडिपेंडेंस को नहीं कर सकता। अल्टरनेट प्रोविजंस हो सकते थे कि ऐसे जितनी भी प्रैक्टिसिंग यूनिट है उनको पीयर रिव्यू करवाना जरूरी होगा, लेकिन क्लाइंट को कम्युनिकेट करना और अपने आप को ह्यूमिलिएट करना और अपने आप को अंडर नेगोशिएशंस में लेकर के आना, ये मैं समझता हूं ये प्रिजम्पशंस रॉन्ग थी और हमने इसके लिए आवाज उठाई। हमारे अगेंस्ट में चार्ज लगा कि हम गुमराह कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, और ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मैटर को लिया गया है, और ये अपने आप में एविडेंट है कि हम गुमराह नहीं कर रहे, क्योंकि वो प्रोविजंस को डेफर किया गया और अब वो रिकंसीडरेशन के लिए है काउंसिल के पास, और अभी भी उसमें न्यू डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन नहीं आई है। सिमिलरली एक ये क्लॉज है नो क्लार का। नो क्लार का क्लॉज क्या है, अगर किसी भी लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप ऑडिटर के तौर पे काम कर रहे हैं या आप इंप्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, कोई भी मैटर ऐसा आता है, ना केवल फाइनेंस से रिलेटेड, ना केवल टैक्सेशन से रिलेटेड, बट एनी अदर नॉन कंप्लाइंस ऑफ एनी लॉ जो कि उस कंपनी पे, उस एंटरप्राइज पे एप्लीकेबल है, और बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आपकी नॉलेज में आता है, तो वो हमें बताना जरूरी है रेगुलेटिंग अथॉरिटी को। कौन सी रेगुलेटिंग अथॉरिटी? जो उस लॉ को रेगुलेट कर रही है। आईसीएआई को बताना जरूरी नहीं है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना खाली जरूरी नहीं है। से सपोज अगर पोल्यूशन कंट्रोल का कोई नॉन कंप्लायंस कंपनी कर रही है, और बीइंग ए सीएफओ या बीइंग ए एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर्सन आपको उसका होना जरूरी है, और वो तो जब केसेस आएंगे तो आपके लिए प्रिजम्पशन भी लगा दी जाएगी
कि जी आपको पता होना ही चाहिए था, तो आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बताना जरूरी है, लेबर लॉ से रिलेटेड इश्यूज लेबर कमिश्नरेट को बताना जरूरी है, और रेरा से रिलेटेड इश्यूज अगर मान लीजिए किसी ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस कर लिए हैं या अनऑथराइज्ड अपार्टमेंट्स बना लिए हैं तो रेरा को बताना जरूरी है। तो ऐसी चीजें हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई के नॉलेज में आए और ना आए। दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये बताना जरूरी हो गया, दूसरी तरफ अगर वो बता दे तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी करता है, उससे उसको सेफगार्ड कौन करेगा? ऐसा कहीं कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया गया कि अगर इन ब्रीच ऑफ दिस, अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का एलिगेशन क्लाइंट लगा देता है तो हाउ द कोड ऑफ एथिक्स विल कम टू प्रोटेक्ट द चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कोई और ऐसी डिवीजन आए आईसीएआई की कि वो उसको प्रोटेक्ट करे। सिमिलरली कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं न्यू कोड ऑफ एथिक्स में कि अगर मैं एक सिंगल यूनिट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हूं, तो मैं क्लाइंट को ऑडिट सर्विस ही दे सकता हूं, टैक्स रिप्रेजेंटेशन सर्विस नहीं दे सकता। लेकिन अगर मैं मल्टीनेशनल कंपनी हूं, मैं बिग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हूं, तो और मेरे अलग अलग डिवीजन है, तो मैं उसी क्लाइंट का ऑडिट भी कर सकता हूं और उसी क्लाइंट का मैं कंसल्टेंसी वर्क भी कर सकता हूं, और वहां मेरी इंडिपेंडेंस हैम्पर नहीं होती। ये सब प्रोविजंस डिटेल्ड डिस्कशन के, स्मॉल एंड मीडियम प्राइजेस के प्रैक्टिशनर्स के डिटेल्ड डिस्कशन के हैं, और इनको बिना एक लॉन्ग डिबेट किए, बिना लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स के डिबेट किए, कोड ऑफ एथिक्स में 1 जुलाई 2020 से इंप्लीमेंट किया जाने वाला था, जिसके की अगेंस्ट में हमने कोविड टाइम में ही जब वॉइस रेज की, एंड आई कैन एश्योर यू हम आगे भी करते रहेंगे, तो उसको फिर उसने डेफर किया। और भी कई सारे क्लोजेज हैं विच जब कभी राजेश भाई और धमीजा जी मौका देंगे तो कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर मैं जरूर अपनी बात रखना चाहूंगा आपके I would माध्यम से certainly सर। like, मनमोहन जी, this is for the benefit of the members. जी आप जिस चीज का आपने खुलासा अभी जिस ढंग से ये किया है, it does require, it definitely requires a detailed discussion on the proposed provisions जी and the way to combat this and how the members can safeguard them in the future. So I assure you my fullest commitment to the profession and professionals. We are grateful. और थैंक यू सर। एंड आज का टॉपिक जो मुझे दिया गया है, क्रिटिकल इश्यूज इन एनुअल रिटर्न, जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी एनुअल ऑडिट। ऑलमोस्ट 17-18 फाइनेंशियल ईयर के ऑडिट सभी भाई और बहन कर चुके हैं। 18-19 फाइनेंशियल ईयर के ऑडिट भी जो मेरा डिस्कशन हुआ वो काफी लोग कर चुके हैं, कुछ लोगों के कुछ कुछ चीजें पेंडिंग हो सकती हैं और वो चल रही हैं अभी। और अब जो मेनली डिस्कशन का इशू है वो ऑडिट फॉर 1920 है। सो फॉर एज 1920 के ऑडिट के फॉर्म 9 और 9C में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, एक्सेप्ट कि अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अभी तक हमें कंसोलिडेटेड फिगर देने के लिए अलाउ था, इनपुट्स का, कैपिटल गुड्स का और इनपुट सर्विस का, अब फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए कैपिटल गुड्स का इनपुट अलग से देना है और इनपुट सर्विसेज के आईटीसी को हम एक जगह इनपुट में दिखा सकते हैं। तो दिस इज द मेजर चेंज फॉर 1920। बाकी सारी सहूलियतें जो 17-18 और 18-19 के लिए एप्लीकेबल थी वो 19-20 के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन 17-18 और 18-19 के बाद जब 19-20 में हम ट्रांजिट कर रहे हैं, उसके बीच में बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी हैं, और उन बहुत सारी डेवलपमेंट्स में धमीजा साहब एक मेजर डेवलपमेंट है कि इस ड्यूरेशन में इतने सारे केसेस और इतने सारे समन्स इनिशिएट हुए हैं फॉर दी अलीज्ड बोगस इनवॉइसिंग, और अलीज्ड बोगस इनवॉइसेस के क्लेम्स समन्स में ये है कि अथॉरिटीज का ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन जो उन्होंने अपने इंटेलिजेंस सिस्टम से और अपने डाटा माइनिंग सिस्टम एंड एनालिसिस सिस्टम से गैदर की हैं, उसमें उन्होंने ये पाया कि बहुत सारी फर्म्स ने बिना कोई प्रॉपर इनवर्ड सप्लाईज के आगे आउटवर्ड सप्लाईज के इनवॉइसेस काटे हैं,
और वो इनवॉइसेस आगे आगे पहुंचते पहुंचते अल्टीमेट बेनिफिशियरीज तक पहुंचे हैं, और बीच में 2-2 3-3 चेन है फेक फर्म्स की, ऐसा इस तरीके के सारे केसेस में फाइंडिंग्स है। और 17, 18, 18, 19 के केसेस निकल करके 19, 20, 20, 21 में आ रहे हैं। अब हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाई उन सब असेसीज का ऑडिट भी कर चुके हैं जिनके ऊपर इस तरीके के शोकॉज नोटिसेस हैं, या उन जिनको इस तरीके के केसेस में समन्स आ रहे हैं, एंड उसमें से बहुत से लोग उस डिमांड को जमा भी करा रहे हैं। कुछ केसेस समन से आगे बढ़ करके शोकॉज नोटिस की स्टेज में भी आ गए हैं। बहुत सारे केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक भी कर दिया गया है जो उनके अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट थे। अब ऐसे केस में सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है अपने सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों और बहनों से, जो भी ऑडिट फंक्शन को या प्रिपरेशन ऑफ 9 में भी असिस्ट कर रहे हैं, क्लाइंट को रिटर्न फाइलिंग में भी असिस्ट कर रहे हैं, कि सबसे पहले एक राइटिंग में ये इंफॉर्मेशन जरूर ले लें, या अगर आप उनके पोर्टल को चेक करते हैं तो पोर्टल से ये जरूर ले लें कि क्या इस तरीके के कोई नोटिसेस उनको इशू हुए हैं या कोई प्रोसीडिंग चल रही है, और वो किन पार्टीज से, और उन परचेजेस को बड़े केयरफुली हमको चेक करने की जरूरत है। ये मान लीजिए स्पेशल सर्कमस्टांसिस है, तो जब इस तरीके की फाइंडिंग्स और इस तरीके के नोटिसेस हैं, तो ऐसे केसेस में कंटिन्यूइंग ईयर में अगर कोई परचेजेस हैं और प्रीवियस ईयर भी अगर हमने ऑडिट किया है और अब हमारी नोटिस में आ रहा है और ऐसे परचेजेस हैं, तो उसको हमको करंट ईयर की रिपोर्ट में अपने सूटेबली जैसे फैक्ट्स हैं, जैसी इनपुट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपनी रिटर्न अपने जीएसटीआर 9C में जरूर और जरूर से इंक्लूड करना चाहिए, जैसा जैसा जिसकी स्टेज है। बहुत से केसेस में टैक्स जमा हुआ है, बहुत से केसेस में इंटरेस्ट जमा हुआ है, बहुत से केसेस में डॉक्यूमेंटेशन इन सपोर्ट ऑफ क्लाइंट कंटेंशन की नहीं, हमने कोई बोगस बिल नहीं लिया है, वो सबमिट हुए हैं, तो उसको वेरीफाई करना। और जहां जहां पर टैक्स और इंटरेस्ट एडमिट लायबिलिटी के तौर पे वॉलंटरीली जमा हो गया है, वहां तो ये बीइंग एन ऑडिटर ड्यूटी ही बन जाती है कि हम उस प्रॉपर फैक्ट्स को फाइंड आउट करके नाउ जो अब आ रही है ऑडिट रिपोर्ट उसके अंदर डिस्क्लोज करें। तो इसका सबसे बड़ा ध्यान रखना है। दूसरे कुछ क्लाइंट्स के नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के लिए नोटिसेस आ रहे हैं अंडर सेक्शन 46 फॉर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। उसमें मैं आपको अप्रेज कर दूं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट्स के नोटिसेस ये तो आएंगे ही आएंगे, बट जहां पर रिटर्न फाइल नहीं हुई है वहां बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स शुरू की जा सकती हैं। लेकिन करना क्या है, सिचुएशन डिफिकल्ट ऐसी है कि बहुत सारे क्लाइंट्स के पास लिक्विडिटी नहीं है टैक्स के पेमेंट करने की। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट्स के जहां पर भी नोटिसेस हैं, हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि वो अपनी मैनुअल रिटर्न बना करके जीएसटीआर 3B फाइल कर दें। जीएसटीआर 1 जितनी पॉसिबल है उतनी प्रॉपर डिटेल के साथ फाइल कर दें, और अपने सबमिशन सबमिट कर दें कि ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी है, ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो एलिजिबली बनता है, और हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी ये है। बट हम लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि रिटर्न्स केवल पेमेंट की वजह से ही पेमेंट करके ही फाइल की जा सकती है, इसलिए वी आर अनेबल टू फाइल द रिटर्न, सो काइंडली एक्सेप्ट अवर मैनुअल रिटर्न। और उस मैनुअल रिटर्न्स को आप ईमेल के थ्रू भी भेजें, क्योंकि नोटिसेस ईमेल पे भी आ रहे हैं, और पोर्टल पे भी रिप्लाई में सबमिट करें, और मैनुअली भी सबमिट कराएं और एक्नॉलेजमेंट्स लें। इसमें सेफगार्ड सर आपका ये हो सकता है कि कल को जब पेनल्टी प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी ऐसे क्लाइंट्स के अगेंस्ट में, तब ये एक सेफगार्ड हो सकता है कि बोनाफाइडली आपने अपना दिया डिटेल्स, तो आपके ऊपर पेनल्टीज इनिशिएट ना की जाए, पहली बात। दूसरा, जब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने जाएंगे ऑफिसर्स, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल। तो जब हम खुद अपनी ट्रू पोजीशंस अपने क्लाइंट्स की असेसिंग ऑफिसर्स को बता देंगे कि हमारी ये टैक्स लायबिलिटी है, और उसके लिए अगर जरूरत पड़े तो आप अपने आउटपुट के और इनपुट के लेजर्स अकाउंट भी दे सकते हैं, तो फिर असेसिंग अथॉरिटी को उनको इग्नोर करना मुश्किल होगा और वो हाई पिच असेसमेंट्स नहीं कर पाएंगे। टैक्स लायबिलिटी सभी क्लाइंट्स ने, सभी बिजनेसमैन ने, सभी एंटरप्राइजेस ने इन एनी केस अपनी भरनी ही है, आज नहीं तो कल विद इंटरेस्ट भरनी है। बट
कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से शायद बच पाएंगे, और कम से कम नहीं तो पेनल्टी प्रोसीडिंग से बच जाएंगे। तो जो दो मेन समन्स आ रहे हैं, बोगस इनवॉइसेस के एलिगेशंस के और ये कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और ट्रूली रिप्लाई करें, कोई भी फैक्ट्स को हाइड ना करें और कंप्लीट डिटेल्ड रिप्लाईज अपने फाइल करवाएं सभी केसेस में, नोटिस के, देन इसका रिकोर्स होगा। और ऐसे ही केसेस में जब पिछले सालों से रिलेटेड ये चीजें हैं, तब उनको करंट ईयर की रिपोर्ट्स में भी इंक्लूड करने की अप्रोप्रिएटली कोशिश करें। सो दिस इज वन थिंग। किसी को भी इन इश्यूज के ऊपर कोई भी डिस्कशन करना है तो वो मेरे से इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर अभी प्लेटफॉर्म पे भी हम जितना समय मिल पाएगा डिस्कशन को जारी रखेंगे। अब मैं आता हूँ क्रिटिकल एरर्स या क्रिटिकल नॉन कंप्लायंसेस, जो अभी भी हम लोग जीएसटीआर 9 भरने में और 9C में तो मैं समझता हूं अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्रिटिकल इग्नोरेंस हो रही है कुछ इश्यूज की, जो हमारे पास एरर्स आ रही हैं, और क्रिटिकल नॉन कंप्लायंसेस कुछ प्रोविजंस के हो रहे हैं, तो वो 9 में भी हो रहे हैं और 9C में भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस को हमें ध्यान में रखना है और इसके ऊपर थोड़ा सा अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को और अपनी ऑडिट टीम को और गाइड करने की जरूरत है। तो लेट अस डिस्कस वो क्या प्रोविजंस है और उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो धमीजा साहब, विद योर काइंड परमिशन, मैं फिर कुछ स्लाइड शेयर कर दूं अपनी? हाँ, श्योर, डेफिनेटली, ठीक है, दैट बी गुड। सो स्लाइड मेरी शो हो रही है सर? अभी तो नहीं आई। एक मिनट। आ गई है सर स्लाइड? हाँ, अब आ गई जी। RCM not paid but expenditure book. यस सर। सबसे पहले सर हम एक बार थोड़ा सा रिफ्रेशिंग करते हैं कि जीएसटी लॉ में ऑडिट का मतलब क्या है, बिकॉज जब तक हम इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि जीएसटी लॉ हमसे चाह क्या रहा है और किस तरीके का ऑडिट चाह रहा है, मैं समझता हूं शायद हम अपने ड्यूटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। ऑडिट अदरवाइज किसी भी और लॉ में डिफाइंड नहीं है, लेकिन जीएसटी ने ऑडिट के वर्ड को डिफाइन किया है। एंड एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये डेफिनेशन हम सभी ने कई बार पढ़ी होगी, बट फिर भी इसको बार बार पढ़ना जरूरी है। ऑडिट मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स maintained or furnished by the registered person under this act or rules made thereunder or under any other law for the timing in force। तो जीएसटी लॉ केवल जीएसटी से रिलेटेड रिकॉर्ड्स के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। सारे एक्ट्स और सारे एक्ट्स के अंडर जो रूल्स हैं, जो भी क्लाइंट एंटरप्राइज के ऊपर एप्लीकेबल हैं, उनमें जो भी रिकॉर्ड्स बने हैं उन सब का एग्जामिनेशन जीएसटी ऑडिट में करना है। से सपोज लेबर लॉज में कोई रिकॉर्ड बने हैं और जीएसटी लॉ में कोई रिकॉर्ड बने हैं, और लेबर लॉ के रिकॉर्ड ये शो करते हैं कि आउटसोर्स लेबर हमने ली हुई है और उसके ऊपर भी, लेकिन जब हम आउटसोर्स लेबर को देखते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी पर्सनल हमने लिए हुए हैं आउटसोर्स लेबर पे और उसके ऊपर आरसीएम नहीं दे रखा। सिमिलरली से सपोज कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लाइक डॉट है टेलीकॉम अथॉरिटी, या कोई और इस तरीके की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ओवरऑल आपके इनकम के ऊपर कोई लाइसेंस फीस या कुछ चार्ज करती है। पता चलता है कि जी हमने डॉट में कोई टर्नओवर कुछ और शो कर रखी है और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टर्नओवर कुछ और शो कर रखी है। से सपोज हम डॉट में तो 50 करोड़ रुपए के ऊपर, 50 करोड़ के रिवेन्यू के ऊपर लाइसेंस फी दे रहे हैं, और यहां पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने 100 करोड़ की टर्नओवर कर रहे हैं। तो उन दोनों का रिकंसिलिएशन करना जरूरी है कि ये जो टर्नओवर डिफरेंस है ये आया कैसे।
जब मैं आपको कोई भी एग्जांपल दे रहा हूं इंडस्ट्री स्पेसिफिक का, तो इसका मतलब उस इंडस्ट्री में इस तरीके के रिकंसिलिएशंस की रिक्वायरमेंट होती है, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको वो एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस तरीके के और बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो अदर लॉज में मेंटेन्ड हो रहे होंगे, लेकिन उनकी जीएसटी के अंदर इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो ऐसे सभी रिकॉर्ड्स को हमें एग्जामिन करना है और एक लिस्ट लेनी है सबसे पहले तो क्लाइंट से कि आपके पास कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है और उसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स हम मेंटेन कर रहे हैं, और उन रिकॉर्ड्स में क्या क्या इंफॉर्मेशंस हो सकती हैं जो कि हमारे जीएसटी कंप्लायंसेस से रिलेटेड हो सकती हैं, वो हमें इसमें द फर्स्ट एंड अटमोस्ट ड्यूटी इज द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स। सेकंड, ये एग्जामिनेशन करना किस पर्पज से है? ये एग्जामिनेशन सर हमें 4 चीजों के लिए मेनली करना है। क्या चीजें? कि टोटल टर्नओवर डिक्लेयर कितनी है, चाहे वो एग्जम्प्टेड की है, चाहे नॉन जीएसटी की है, चाहे वो जीएसटी सप्लाईज की है, और टोटल टर्नओवर डिक्लेयर्ड बाय द क्लाइंट ग्रुप है क्या, टैक्सेस पेड कैसे हैं, क्या क्लासिफिकेशन सही हुए हैं, क्या 5% का टैक्स 5% में पे हुआ है और 18% के टैक्स पे 18% टैक्स पे हुआ है, रिफंड क्लेम जितने भी किए हैं क्या वो अप्रोप्रिएटली किए गए हैं और क्या उसमें कोई फॉल्स क्लेम नहीं किए गए हैं, पीछे 1 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्टर्स के रिफंड को ब्लॉक कर दिया गया और ईच एंड एवरी स्क्रूटनी के बाद उनको धीरे धीरे रिलीज करने का प्रोसेस चालू हुआ। इवन इफ आपके क्लाइंट को रिफंड मिल चुका है, लेकिन रिकॉर्ड्स हमारे पास स्क्रूटनी के लिए और ऑडिट के लिए आए हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू चेक कि वो रिफंड क्लाइंट ने प्रॉपर मैनर में क्लेम किया, इलिजिबल रिफंड क्लेम किया, और जो रिफंड मिला उसको इलिजिबल रिफंड ही मिला है। अगर कहीं भी इनएप्रोप्रिएशंस हैं तो वो हमारे को अपने ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर तो सभी लोगों ने बहुत सेमिनार्स किए हैं, सेक्शन 16, 17, 18। स्टिल इसमें बहुत सारी अभी नॉन कंप्लायंसेस हैं, बहुत सारे कुछ रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस हैं, कुछ प्रोहिबिटरी प्रोविजंस हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशनल एस्पेक्ट्स को वेरीफाई करना और फिर एक कॉल लेना ये जरूरी है। और ये सारा वेरिफिकेशन क्यों करना है? ये सारा वेरिफिकेशन करना है टू असेस द compliances with the provisions of this act or the rules made there under। तो इसके बाद भी सारे compliances को चेक करना है कि क्या जो भी लॉ में सारे compliances बताए गए हैं जीएसटी लॉज में, वेदर इन द एक्ट और इन रूल्स और नोटिफिकेशंस के थ्रू, वो सारे के सारे कंप्लायंस हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये 5 लिम्स के ऊपर हम अपनी रिपोर्ट्स में और अपने ऑडिट प्रोग्राम में ध्यान रखें कि ये सारे के सारे चीजें कवर होनी चाहिए, रिकंसाइल्ड होनी चाहिए। 26 एएस में टैक्स डिडक्शन कुछ और आ रही है तो हमने टर्नओवर डिक्लेयर कुछ और की है। बहुत सारे ऐसे टीडीएस डिडक्शंस हैं जिनकी की टर्नओवर को हमने शो ही नहीं किया, देन वी मस्ट हैव द रीजंस फॉर दैट। अब हम आते हैं सर कुछ ऐसे इश्यूज पे जो अभी भी क्रिटिकल इश्यूज हैं कि उस केस में करना कैसे है और करना क्या चाहिए। और सबसे पहला इशू जो आता है वो आता है सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर सेक्शन 9 और सेक्शन 9(4), सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) के अंदर जो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आती है उसके ऊपर हमने कैसे टैक्स पे किया है और उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी कैसे बनी। 17-18 में तो ये बहुत ज्यादा था ही था, 18-19, 19-20 के केसेस में भी ये देखा गया है कि जितनी भी सिनेरियोज में रिवर्स चार्ज लायबिलिटी एप्लीकेबल है क्लाइंट्स के ऊपर, वो धमीजा साहब अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस फुलफिल नहीं कर रहे। हमको एक I would टेबल request Manmohan ji, हाँ जी slightly elaborated for the benefit of the members, जी मैं because करता हूँ। members have some doubts about the RCM for which we have received not many questions also. ठीक है सर। तो सर आरसीएम अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला तो 17-18 में था, उसको तो हमने ड्यूली डिस्चार्ज कर ही दिया होगा ऑब्लिगेशंस को। Correct. उसके बाद हमारे पास सेक्शन 9(3) की स्पेसिफाइड सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज के अंदर लायबिलिटीज है। अब ये लायबिलिटीज दो तरीके से आती है सर।
जब हम ये इनवर्ट सप्लाईज रजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव करते हैं तब भी इसके ऊपर लायबिलिटी आती है उनके स्पेसिफाइड केसेस में, और अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव करते हैं तब भी उनके ऊपर केसेस में आती है। मोस्ट केसेस में ये देखा गया है, पर्टिकुलरली इन द केसेस ऑफ arbitrators, in the cases of supplies received from government authorities or government or state government or union territory or municipalities और पंचायत, ये आरसीएम की लाइबिलिटीज डिस्चार्ज नहीं है। और ये आरसीएम की लाइबिलिटीज, ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन बहुत वास्ट है सर। सीरियल नंबर 5 ऑफ द आरसीएम नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, 28 जून 2017 की नोटिफिकेशन है। इसमें अमेंडमेंट्स भी होती रही हैं। तो गवर्नमेंट सप्लाईज के ऊपर when the supplies are being made by central government or state government or union territories or local authorities, तब सीरियल नंबर 5A, 5B, 5 एंड 5C के अंदर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटीज हैं। लेकिन देखा यह गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन रिवर्स चार्ज लाइबिलिटीज को ठीक से ओपाइंड नहीं कर रहे हैं और ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलरली जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं और वो लीज ऑफ लैंड लेते हैं, लॉन्ग लीज ऑफ लैंड लेते हैं, लैंड लीज और लैंड वेरियस अथॉरिटीज से लेते हैं, वहां पर ड्यू डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी नहीं है, एफएसआई के केस में नहीं है। और प्लस छोटी छोटी बहुत तरीके की सर्विसेज गवर्नमेंट देती रहती है, उसके ऊपर सबके ऊपर रिवर्स चार्ज लायबिलिटी है, लेकिन हम उसको फुलफिल नहीं करते हैं। तो ये 5 सीरियल, ये सीरियल नंबर 5 मैंने बताया आपको ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट ऑफ 2017, 28 जून 2017। इसका सीरियल नंबर 5, 5A, 5B, 5C जरूर से ध्यान में देख करके, और कहीं भी कोई इनवर्ट सप्लाईज गवर्नमेंट से आई है और उस पे अकॉर्डिंग टू दी सीरियल नंबर्स अगर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है तो पे करनी जरूरी। नाउ अब 2 केसेस हैं। अगर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी हमने पे कर दी है और एलिजिबल क्रेडिट है तो यूजुअली हमने ले ही लिया होगा उसका क्रेडिट, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमने वो लायबिलिटी पे नहीं की है, हमने एक्सपेंडिचर तो बुक कर दिया लेकिन जीएसटी की लायबिलिटी पे नहीं की, आज हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बहन ने आकर के समझाया कि भाई ये तो लायबिलिटी बनती है, अब एंटरप्राइज क्या करे। तो उसमें 2 सिचुएशंस अराइज होती हैं सर। अगर इनवर्ट सप्लाईज रजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव हुई है तो इसका जो क्रेडिट था वो रजिस्टर्ड पर्सन जो आउटवर्ड सप्लायर था उससे जो टैक्स इनवॉइस मिलना था उसके बेसिस पे इसका क्रेडिट मिलना था, और वो टैक्स इनवॉइस हमारे 2A में अपीयर होना चाहिए था। अगर वो 2A में अपीयर हो रहा था और हमने उसका क्रेडिट ले लिया देन इट इज फाइन, फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन 2A में भी अपीयर नहीं हुआ क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन ने नहीं शो किया, तो हमें इसका क्रेडिट नहीं मिल सकता सो फार एज रूल 36(4) इज कंसर्न। बट देन उसके ऊपर हमारे अपने कंटेंशंस हो सकते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशंस बिल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ट सप्लाईज आई है और उसके ऊपर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी थी तो उसका क्रेडिट हमें उसी टैक्स इनवॉइस पे मिलेगा, हमारे को पेमेंट के बेसिस पे नहीं मिलेगा। अगर इनवर्ट सप्लाईज अनरजिस्टर्ड पर्सन से आई है तो ऐसे केस में टैक्स इनवॉइस रिसिपिएंट को रेज करना था, और टैक्स इनवॉइस रिसिपिएंट को रेज करके उस टैक्स इनवॉइस के ऊपर रिसिपिएंट ऑफ सर्विस को रिवर्स चार्ज के अंदर एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना था। अगर वो नहीं लिया तब क्या करें? मेरे कंटेंशन ऐसी है कि इवन इफ अगर आपने टैक्स इनवॉइस जिस भी दिन में रेज किया है तब भी आपको क्रेडिट मिल सकता है। से सपोज 19-20 का रिवर्स चार्ज लायबिलिटी थी ऑन इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, हमें नहीं पता था। आज हमने उसका टैक्स इनवॉइस 20-21 में रेज किया और उसके ऊपर टैक्स का ड्यू डिस्चार्ज किया और उसका क्रेडिट ले लिया। मैं समझता हूं ये क्रेडिट हमें मिल सकता है। यस, अथॉरिटीज इसको सिंपलिसिटर नहीं मानेंगी, बट फिर भी टैक्स इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट मिलना है, वो कंडीशन मेरी आज ही फुलफिल होती है। टैक्स इनवॉइस टाइमली इशू ना करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस और जो पेनल्टीज हो सकती हैं
वो डेफिनेटली डिपार्टमेंट इनिशिएट कर सकता है, बट बीइंग ए न्यू लॉ डेफिनेटली कोर्ट्स और द ट्रिब्यूनल्स और द अपीलेट अथॉरिटीज शैल टेक अ लीनियंट व्यू, ये ऐसा मेरा मानना है। और अगर हम बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स में जाना चाहते हैं तो ऐसे टैक्स इनवॉइसेस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लें और फिर रिवर्सल कर लें, सो दैट कि जब एक लीगल सेटलमेंट हो जाती है, लीगल जजमेंट कोई इसके ऊपर आ जाता है, तब हम उसको दोबारा से रिक्लेम कर लें। बट किस तरीके से हम एक जेन्युइन टैक्स क्रेडिट को क्लाइंट्स को अवेल करा पाए, इसके लिए एक पॉलिसी प्लानिंग करके एक ट्रांसपेरेंट मैनर में उसका ड्यू ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज प्लस उसका रिफ्लेक्शन इन द प्रॉपर रिटर्न्स हमें जरूर करना चाहिए। तो दिस कैन बी पॉसिबल। ये रेलिवेंट सेक्शंस हैं जिसके अंदर टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड सेक्शन एंड रूल्स, जब भी कभी कोई रेफरेंस हो इस पीपीटी में आपके पास रेडीली अवेलेबल है, आप दे सकते हैं। मैंने इनके जिस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नाउ एक और इशू है, जहां पर भी आरसीएम लायबिलिटी आती है वहां पर एक पेमेंट वाउचर रेज करना बहुत जरूरी होता है एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी। लेकिन इनवेरिएबली ये देखा गया है कि ये पेमेंट वाउचर्स इनवेरिएबली रेज नहीं हो रहे हैं। तो मेरे सभी अपने प्रोफेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर से रिक्वेस्ट है कि सभी क्लाइंट्स को एजुकेट करें कि जैसे इनवॉइस का सीरियली नंबर रेज होना जरूरी है, ऐसे ही पेमेंट वाउचर का सीरियल नंबर में रेज होना इन केस ऑफ आरसीएम एक्सपेंडिचर जरूरी है। नाउ सर, नाउ इन द केस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट टेकन अप टिल 30/9/2020 या जो भी स्पेसिफाइड डेट है, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि क्लाइंट्स ये कहते हैं जी मैं तो लेना भूल गया, अब मैं क्या करूं। मेरा ऐसे केसेस में सभी लोगों से ये मानना है कि ऑल्दो ये एक सब्सटेंटिव प्रोविजन है सेक्शन 16(4) का, लेकिन फिर भी मैं इसको टेक्निकल नेचर के थ्रू देखता हूं। अगर आपकी बाकी की सारी कंडीशंस पूरी हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, दैट्स गुड्स हैव एक्चुअली बीन रिसीव्ड, गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड, you have received the tax invoice, you have made the payment, supplier and recipient both have furnished their GSTR returns, तो केवल इस टेक्निकल लैप्स की वजह से एक जेन्युइन क्रेडिट टैक्स पेयर का खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस में करें क्या? एक लॉ में सिचुएशन है कि एक स्पेसिफाइड डेट तक ही आप सब्सिक्वेंट ईयर में इस क्रेडिट को ले सकते हैं। अब करें क्या? दो सिचुएशंस है सर इसमें, कि आगे के 3B में हम इस क्रेडिट को लें और ड्यू डिस्चार्ज करें एंड ऑफ ऑब्लिगेशन इन डिस्क्लोजर इन GSTR 9 एंड 9C ऑल्सो, लेकिन जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं असेसमेंट की उसको फेस करने के लिए तैयार रहें। दूसरा ये है कि हम इस क्रेडिट को लें और इमीडिएटली सेम रिटर्न में रिवर्स भी कर लें, और रिवर्सल करने के बाद लेट अस वेट फॉर द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑन दिस सेक्शन कि ये टेक्निकल सेक्शन है कि ये सब्सटेंटिव सेक्शन है, और क्या कि जिन लोगों ने स्पेसिफाइड डेट के बाद क्रेडिट लिया है क्या उनको ऑन द ग्राउंड ऑफ नेचुरल जस्टिस ये क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। व्हेन द कोर्ट विल गिव इट्स देयर ऑर्डर्स एंड देयर जजमेंट, देन टेक ए कॉल। सबसे बड़ी बात ध्यान रखने लायक ये है कि क्रेडिट लेने के लिए टाइम स्पेसिफाइड है, लेकिन क्रेडिट को रिवर्स करने के बाद रिक्लेम करने के लिए कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। आप 1 साल बाद भी रिक्लेम कर सकते हैं, 2 साल बाद भी रिक्लेम कर सकते हैं, 3 साल बाद भी रिक्लेम कर सकते हैं। सो प्रूडेंट असेसी के तौर पे अगर हम एक्ट करें तो अगर हम 30/9/2020 तक भी किसी इनवॉइस का जो 19-20 का इनवॉइस है उसका क्रेडिट नहीं ले सके हैं, हम 3B में ले लें बाद की सब्सिक्वेंट मंथ्स की, लेकिन उसको इमीडिएटली रिवर्स करें और फिर वेट करें जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के कि कोर्ट किस तरीके से इस सेक्शंस को देखती है। अगर कोर्ट परमिट करती है लेटर ऑन तो हम इसको रिक्लेम करें और अपना बेनिफिट को खत्म होने से बचा लें, और अदरवाइज अगर हम लेते भी हैं और रिवर्स नहीं करते
देन अपने 9 एंड 9C में इसका प्रॉपर डिस्क्लोज करें और जो भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स है उसमें अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्लेस करें, जिससे कि फिर फाइनली जो डिसीजन होगा वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। So this is my contention on this input tax credit not taken up to the specified date, जो कि 19-20 के लिए 30/9/2020 थी, which has not been extended। जो भी रेलिवेंट प्रोविजंस हैं आपके बेनिफिट के लिए यहीं पर डाले गए हैं। अब कुछ सारे केसेस ऐसे हैं सर कि सप्लायर ऑफ सर्विस को यही नहीं पता कि उसको टैक्स इनवॉइस, ये टैक्सेबल सर्विस है और उसको ये टैक्स इनवॉइस रेज करना चाहिए था, लेकिन बाद में जब बताया रिसिपिएंट ने या उनके कंसल्टेंट ने या चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बहन ने, तब उन्होंने कहा ठीक है जी मैं रेज कर देता हूं इनवॉइस। लेकिन रेज कर देता हूं, रिसिपिएंट कहते हैं जी मेरे को आईटीसी मिलेगा नहीं तो मैं कैसे आपको आईटीसी की पेमेंट कर दूं, मैं तो बेसिक अमाउंट के तो पेमेंट कर चुका आपको। ऐसे केस में मेरा मानना यह है कि किसी भी सप्लाई से रिलेटेड डेबिट नोट, किसी भी इनवॉइस से रिलेटेड डेबिट नोट हम रेज कर सकते हैं कभी भी, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। और मेरा ऐसा भी मानना है कि डेबिट नोट केवल टैक्स अमाउंट के लिए भी रेज किया जा सकता है या एक इनवॉइस रेज किया जा सकता है, टैक्सेबल इनवॉइस। तो हम एक इनवॉइस रेज करें ऐसे केसेस में। पर्टिकुलरली बहुत सारे लोग जो कमर्शियल रेंटिंग कर रहे हैं लेकिन वो अदरवाइज बिजनेसमैन नहीं है, उनको शायद ये प्रोविजंस नहीं पता थे कि मुझे टैक्स इनवॉइस रेज कर करके ड्यू डिस्चार्ज करना था, या मैं लिमिट्स में एग्रीगेट टर्नओवर की वजह से आता हूं, और उन्होंने ये नॉन कंप्लायंस कर दिया और वो कर रहे हैं कंटिन्यूस तौर पे भी। ऐसे केसेस में करंटली टैक्स इनवॉइस रेज कराइए। अगेन वही जो मैंने आईटीसी से बताया, उसका क्रेडिट रिसिपिएंट करंट टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट के बेसिस पे ले। प्रूडेंट मेजर ये है कि एक बार उसको रिवर्स कर ले। ये सारे मैटर जुडिशरीज के पास जाएंगे फॉर फाइनल डिस्पोजल, और उस समय में जो कॉल होती है उसके बेसिस पे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करें। वेरी वेरी क्रिटिकल इश्यूज। आज भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के सामने डिफिकल्टीज हैं, पर्टिकुलरली इन द ईयर 1920 पेमेंट नॉट मेड इन 180 डेज फॉर इनवर्ट सप्लाईज। 180 दिन क्या 300 दिन के अंदर भी पेमेंट इस कोविड टाइम में तो ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच एंड लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं हो पाई है। ऐसे केस में इस सेक्शन के ऊपर, इस प्रोविजन के ऊपर अभी तक कोई रिलैक्सेशन भी नहीं आया। तब ऐसे केस में इस सेक्शन के ऊपर क्या करें? बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे हम 9 बना रहे हैं या 9C बना रहे हैं, चाहे हम असेसी के असिस्टेंट के रिटर्न फाइलिंग कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं या हम असेसी के ऑडिटर के तौर पे काम कर रहे हैं, हमारा काम लॉ को फॉलो करना है। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर क्लाइंट एक कंटेंशन लेके चलता है तो हमारे को क्लाइंट के रिप्रेजेंटेशन को भी सुनना जरूरी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो हम क्लाइंट को इंसिस्ट करें कि नहीं नहीं आप इसकी टैक्स की पेमेंट कीजिए ही कीजिए। हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं और रिपोर्टिंग के बेस के ऊपर जब क्लाइंट के ऊपर डिमांड आएगी तो क्लाइंट को उस केस को फाइट करने का, कंटेस्ट करने का टाइम है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट किसी भी मैनर में हम इसकी नॉन रिपोर्टिंग वाली कंटेंशन नहीं ले सकते, क्योंकि लॉ में कोई रिलैक्सेशन नहीं आई है। बिजनेस प्रूडेंस, बिजनेस डिफिकल्टी कोई कारण नहीं हो सकता कि हम डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट, डिस्क्लोजर ऑफ नॉन कंप्लायंस को रिपोर्ट ना करें। कई बार ये क्वेरीज आती हैं सर कि अकाउंट्स से फिगर्स निकालना 180 डेज की पेमेंट का बहुत मुश्किल है। मैं अपने सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, कोई सा भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो टैली हो, चाहे बीजी हो, चाहे ईआरपी हो, हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्रेडिटर्स की, डेटर्स की एजिंग निकालने का सिस्टम दिया हुआ है। चाहे हम अकाउंट्स किसी भी मैनर में मेंटेन कर रहे हो,
पर क्लाइंट्स की आउटस्टैंडिंग्स की एजिंग निकल सकती है, चाहे वो क्रेडिटर्स की एजिंग हो चाहे वो डेटर्स की। तो कहीं पर भी ये कंटेंशन ना लीजिएगा कि 180 डेज की पेमेंट्स आउटस्टैंडिंग को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है। अगर हम ऐसा कहते हैं, इसका मतलब सीधे तौर पे होता है कि द क्लाइंट इज नॉट मेकिंग द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है। और जब भी जैसे ही हम ये कहते हैं कि 180 डेज की एजिंग नहीं निकल सकती है और वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है, तो हमारे को GSTR 9C के पार्ट बी में रिपोर्ट करना जरूरी है। तो ये ध्यान में रखें कि कहीं पर भी ऐसा टेम्पलेट ना लगाएं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दैट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द फिगर कि कौन कौन सी पेमेंट 180 डेज की नहीं। रादर दो तरीके के नॉन कंप्लायंसेस हैं इस केसेस में। आप जब अपना टेस्ट चेक करते हैं तो इस तरीके के केसेस को निकाल के उसमें चेक कीजिए कि 180 डेज में पेमेंट हुई है, जहां पर नहीं हुई है। दोनों तरीके के इंस्टांसेस को वर्किंग नोट में अपने स्टाफ को बोलिए कि नोट करें। जो जो टेस्ट चेक के बेसिस पे आपके पास आते हैं उनको रिपोर्ट करें। और अगर जर्नली नॉन कंप्लायंस है तो जर्नली नॉन कंप्लायंस को अपने ऑडिट रिपोर्ट में पार्ट बी 9C में रिपोर्ट करें जरूर। और अगर जर्नल नॉन कंप्लायंस नहीं है तो स्पेसिफिक इंस्टांसेस को रिपोर्ट करें। फर्दर एक ये क्वेश्चन आता है कि क्या 180 डेज का नॉन कंप्लायंस हुआ लेकिन बाद में पेमेंट हो गई, तो क्या केवल इंटरेस्ट पे करने से काम चल जाएगा क्या? बड़ी क्लियर पोजीशन ऑफ लॉ तो सर ये कहती है कि पहले आपको रिवर्सल करना है, बाद में अवेलमेंट करनी है। मेरी एडवाइस आप सब लोगों को यह है कि जब कभी भी ऐसी फाइंडिंग आती है आपके पास, तो जो भी करंट 3B पेंडिंग है, उस करंट 3B में जो भी 180 डेज से पर्टेनिंग रिवर्सल की रिक्वायरमेंट थी उसको रिवर्स कर दीजिए, उसकी पेमेंट करा दीजिए तुरंत उसी 3B में इंटरेस्ट की, और फिर उसको रीअवेल भी कर लीजिए। अगर ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो कल को ये डिमांड नहीं आएगी आपके पास कि नहीं आपको रिवर्सल करना चाहिए था, रिवर्सल आपने किया नहीं, और रिवर्सल किए बिना रिक्लेम हो नहीं सकता। और क्योंकि रिवर्सल नहीं किया और अब अथॉरिटीज ने फाइंड आउट कर लिया है, तो अब आपके पास रिवर्सल करके रिक्लेम करने की अपॉर्चुनिटी भी चली गई। क्योंकि इस एक पर्टिकुलर सेक्शन में है कि वेयर एवर द डिमांड इज बीन रेज्ड अंडर सेक्शन 74 और 129 और 130, तो अगर मान लीजिए 74 में ये डिमांड रेज हो जाती है सप्रेशन ऑफ एक्ट की वजह से, और तो वहां पर रिक्लेम भी नहीं किया जा सकता। वंस द डिपार्टमेंट फाइंड्स आउट एंड इशू ए शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 74, तो फिर इस लाइबिलिटी इस क्रेडिट को रिक्लेम भी नहीं किया जा सकेगा। तो इसका बहुत ही लीगल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि करंट 3B में रिवर्सल कराएं, सेम 3B में इसको रिक्लेम कर लें, जो भी ड्यू इंटरेस्ट बनता है उसको पेमेंट करा दें 3B के माध्यम से, और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दें कि ड्यू रिवर्सल हैज बीन मेड इन द रिटर्न ऑफ सो एंड सो मंथ और सो एंड सो क्वार्टर एंड द इंटरेस्ट लायबिलिटी हैज बीन ड्यूली डिस्चार्ज। DRC 03 के थ्रू अगर इसका इंटरेस्ट पे करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, DRC 03 के थ्रू भी कर दें, पर अपनी रिपोर्ट में लिख दें कि DRC 0। बट रिवर्सल करना और रिक्लेम करना ये दोनों एक्शंस बहुत जरूरी हैं, इनको स्किप ना करें। ये मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है, फिर भी दोबारा कर लेता हूं। टैक्स पेमेंट मेड टू GTA एडवोकेट एटसेट्रा ऑन टैक्स इनवॉइस बट RCM नॉट पेड। बहुत सारे केसेस में पीछे भी हुआ, अभी भी हो रहा है। GTA एडवोकेट्स ये दो मेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि मेनली सभी लोगों से कंसर्न्स हैं कि वो जो लोग रजिस्टर्ड हैं अपना टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, उसमें GST भी लगाते हैं और वो चार्ज कर लेते हैं क्लाइंट से और खुद पे कर देते हैं। एक तो उनको ये काम नहीं करना है। दूसरा, जब टैक्स इनवॉइस में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर से आपको इस तरीके की सर्विसेज आती है तो उसको बेसिक अमाउंट की पेमेंट करवानी है क्लाइंट से और रिवर्स चार्ज में टैक्स को पे करना है।
अलग सिनेरियो क्या है, जीटी और एडवोकेट रजिस्टर्ड होने के बाद भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हैं, तो उस केसेस में उनको इंसिस्ट करना है कि आप ही ने टैक्स इनवॉइस करना है। बाकी मैंने इन पिछले डिस्कशन में जब हमने आरसीएम की फर्स्ट स्लाइड में ही डिस्कस किया कि किस तरीके से इनके क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो सिचुएशन मैंने अपने इनिशियल डिस्कशन में ही आपके साथ शेयर करी थी। अगेन सर, एक बड़ा प्रैक्टिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ये है कि अंडर रूल 42 एंड रूल 43 जो रिवर्सल होना चाहिए क्रेडिट्स का, वो रिवर्सल्स अभी भी हमने ये देखा है बहुत जगह पे नहीं हो रहा। रूल 42 में रिवर्सल होता है सर, इनपुट टैक्स पेड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज which are not used for providing taxable services or which are commonly used for providing taxable and non-taxable both the supplies. और 43 है the capital goods used for providing taxable and non-taxable both the supplies, तो उसका रिवर्सल रूल 43 में है। ये दोनों रूल्स के प्रॉपर डिस्चार्ज अभी भी हमारे नहीं हो रहे हैं। 42 का ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज फिर भी कहीं कहीं हो रहा है, लेकिन 43 का कैपिटल गुड्स का ड्यू रिवर्सल जो प्रोपोर्शनेट कॉमन क्रेडिट का होना चाहिए वो अभी भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल क्लियर कट मेथड 42 में और 43 में प्रोवाइड किया गया है। रूल 42 और 43 को गो थ्रू करना पड़ेगा सभी एसएससीज को, उसके अकॉर्डिंगली मंथली बेसिस पे ये दोनों रिवर्सल्स करनी पड़ेंगी, और अगर ये नहीं है तो एनुअल रिटर्न्स में इनके रिवर्सल कराइए। अगर एनुअल रिटर्न में भी नहीं इनके रिवर्सल हो रहे हैं, देन अपने 9C में इनके रिवर्सल्स को कैलकुलेट करके हमें रिपोर्ट करना जरूरी है, विच आई एम फाइंडिंग कि अभी भी ये रिवर्सल कैलकुलेशंस नहीं हो रही हैं। अगेन सर, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है क्रॉस सप्लाई ऑफ सर्विस टू द units within the same legal person within the same enterprise. एक पैन के अंदर वी नो कि एक पैन एक लीगल पर्सन को इशू किया जाता है, लेकिन एक ही लीगल पर्सन को मल्टीपल जीएसटीएन नंबर्स लेने हैं जबकि वो डिफरेंट स्टेट्स में काम कर रहे हैं, तो और एक ही स्टेट में डिफरेंट प्रेमाइसिस पे काम करते हुए भी ये ऑप्शन दी गई है कि एक लीगल पर्सन डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। लेकिन देखा यह गया है कि ये रजिस्ट्रेशंस लेने के बाद जब इनको डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट कर लिया जाता है, तब एक यूनिट से दूसरी यूनिट को सप्लाई ऑफ गुड्स जब हो रही हैं, तब तो ड्यू डिस्चार्ज ऑफ टैक्स हो जा रहा है। इनपुट्स के ऊपर ट्रांसफर, इनपुट के ट्रांसफर के ऊपर तो डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन कैपिटल गुड्स के ट्रांसफर अभी भी प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ टैक्स नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर रेजिंग ऑफ टैक्स इनवॉइस नहीं हो रहे। मोर ओवर, जब एक यूनिट से दूसरी यूनिट को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और दोनों यूनिट के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, तब भी ड्यू डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी नहीं हो रहा। वैल्यूएशन प्रोविजन में एक सेफगार्ड दिया हुआ है सेक्शन 15 में कि जब रिसिपिएंट को 100% क्रेडिट मिलना हो तब वैल्यूएशन कुछ भी हो सकती है एज डिसाइडेड बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन, लेकिन उस केस में भी ट्रांजैक्शन का इनवॉइस रेज होना जरूरी है, चाहे आप वो इनवॉइस 1 रुपए पे रेज करें, 10 रुपए पे करें या 100 रुपए पे करें, लेकिन ये नहीं हो रहा। दूसरा, एंटरप्राइजेस चाहे वो पार्टनरशिप फर्म्स हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे कंपनीज हो, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन सर्विसेज का क्रॉस चार्ज इनवॉइस रेज नहीं कर रही हैं। से सपोज एक कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, दिल्ली में उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, सारा पे रेम्युनरेशन डायरेक्टर्स का दिल्ली से जाता है, दिल्ली का अपना एस्टेब्लिशमेंट स्टाफ भी है, दिल्ली ऑफिस से कोई सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज और गुड्स नहीं होता है, लेकिन फैक्ट्रीज आउटसाइड दिल्ली हैं, उनके अपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। बट से सपोज 1 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर
दिल्ली में हो रहा है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट एंड सुपरविजन सर्विसेज की सर्विसेज का इनवॉइस दूसरी यूनिट्स पे नहीं हो रहा। अब अगर हमने इनवॉइस कर रखा है और उसकी वैल्यूएशन हमने कर रखी है और रिसिपिएंट को पूरा क्रेडिट मिल सकता है, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमने इनवॉइसिंग नहीं करी, देन द वैल्यूएशन वुड बी ओपन मार्केट वैल्यू, बिकॉज जब आपने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, देन फिर जब वैल्यूएशन असेसिंग ऑफिसर करेंगे और उसके लिए टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, और बाय द टाइम जब तक ये केस आएगा तब तक 3 साल निकल चुके होंगे पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर सो एंड सो, असेसमेंट इज डन आफ्टर 3 इयर्स, तो उसका जो क्रेडिट मिल सकता था वो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे एप्रीहेंशन इस तरीके के हैं कि एक यूनिट दूसरी यूनिट को कैसे सर्विस दे सकती है। सर, जब डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया गया है, तब एक फिक्शन क्रिएट हो गई है डीमिंग, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, और कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स कर रहा है तो हमको उसका क्रॉस चार्ज का इनवॉइस रेज करना जरूरी है। तो जहां जहां पर भी इस तरीके के मल्टी यूनिट्स मल्टी रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां सभी मेरे कंसल्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों से और बहनों से, चाहे वो टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं या फिर ऑडिटर के तौर पे काम कर रहे हैं, उनसे यही अनुरोध है कि क्रॉस चार्ज के इम्प्लीकेशन को जरूर ध्यान से देख लें। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट है सर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है सर? अभी भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लाइंट्स को क्लैरिटी नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रदर सिस्टर्स उनको बताते भी हैं तो समटाइम्स क्लाइंट उनकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक वो व्यक्ति है या मल्टी यूनिट एंटरप्राइज की वो यूनिट है जो दूसरी यूनिट्स के बिहाफ पे डिस्टिंक्ट पर्संस के बिहाफ पर सर्विसेज के इनवॉइस रिसीव करती है। सर्विसेज रिसीव नहीं करती है, सर्विसेज के इनवॉइस रिसीव करती है और क्रेडिट रिसीव करती है। से सपोज कि पैन इंडिया में मनमोहन खेमका की 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स पे सिक्योरिटी सर्विसेज का अरेंजमेंट करना है। उसके लिए ग्रुप 4 को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हायर किया गया कि आप हमारी 10 यूनिट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। दिल्ली ऑफिस से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पूरे के पूरे पैन इंडिया का सिंगल इनवॉइस बना करके सिक्योरिटी सर्विस पर्सन दिल्ली रजिस्टर्ड ऑफिस को दे देता है। उसमें प्रॉपर ड्यू डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी भी हो जाती है। लेकिन ये जो इनवॉइस रिसीव हुआ दिल्ली ऑफिस को, ये कोई दिल्ली ऑफिस की सर्विसेज के लिए नहीं हुआ, ये उन 10 यूनिट्स के लिए हुआ जहां पर वो सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड थे। तो इनवॉइस केवल दिल्ली ऑफिस को रिसीव हुआ है, हो सकता है कि कुछ शेयर इसमें दिल्ली ऑफिस का भी हो, बट रेस्ट इज फॉर अदर्स। ऐसे केस में दिल्ली ऑफिस को करना क्या था? दिल्ली ऑफिस को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन लेना था और फिर वहां से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के डॉक्यूमेंट से इसको दूसरी यूनिट को ट्रांसफर करना था। अगर ये एक्सरसाइज नहीं की गई है, देन ये दिल्ली ऑफिस में ही सारा क्रेडिट अगर इसका ले लिया और कंज्यूम कर लिया है, तो ये क्रेडिट असेसमेंट में डिसअलाउ हो सकता है। और क्योंकि एप्रोप्रिएट टाइम पे रजिस्ट्रेशन ऑफ आईएसडी करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, दूसरी यूनिट्स को बाद में भी नहीं मिलेगा। तो सर, ये कॉन्सेप्ट को, सेक्शन 20 को बड़े ध्यान से समझ करके जहां जहां पर भी इस तरीके के इश्यूज हैं, वहां पर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली करवा करके अभी भी आगे के लिए इसको ठीक किया जा सकता है, और इसके ऊपर कॉल लेनी बहुत जरूरी है। नो सर, असेसीज ने पीओ आउटवर्ड सप्लाई करी, लेकिन पीओएस गलत मेंशन कर दिया। इंटरस्टेट होना चाहिए था, सेम स्टेट का पीओएस मेंशन कर दिया। सेम स्टेट पीओएस होनी चाहिए थी, इंटरस्टेट का मेंशन कर दिया।
द डिफिकल्टीज विल अराइज। जब डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशंस करने जाएंगे, जब रिकंसिलेशंस करने जाएंगे, तो पीओएस अभी भी बहुत सारी सर्विसेज में डिटरमाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको स्पेसिफिकली डिसाइड करें, से सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में भी और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में भी, और अपने रिसिपिएंट से भी। हो क्या रहा है कि पीओएस कुछ भी आ गया, लेकिन इनवॉइस आपके नाम पे आ गया, जीएसटी नंबर आपका है, लेकिन पीओएस डिफरेंट डल गया, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, इवन इफ ये 2A में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्योंकि 2A में तो जितनी भी चीजें हैं, जो भी इनवॉइस आपके कोड पे आएगा 2A में रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन एनुअल रिटर्न में जाकर के मिलेगा उसका क्रेडिट जो कि आपके पीओएस में आया हुआ है। और इसी लिए कई जगह पे हम देखते हैं कि 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन जब एनुअल रिटर्न में ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आती है वहां पर टेबल 8 में ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसको ध्यान में रखिए, और इस तरीके के पीओएस से रिलेटेड इश्यूज जहां पर भी हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस कीजिए विद द रेलिवेंट प्रोविजंस, नहीं तो इसमें पेनल्टी प्रोविजंस भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। फर्दर 8 तरीके के डॉक्यूमेंट बताए गए हैं जीएसटी लॉ में। इनवॉइस तो है ही है, इनवॉइस के अलावा देन बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर। तो इस तरीके से ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इनवॉइस तो इनवेरिएबली अब हम देख रहे हैं कि सभी ठीक से इशू हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनवर्ड इनवॉइस इशू नहीं हो रहे फॉर आरसीएम सर्विसेज, पेमेंट और रिसीट वाउचर्स इशू नहीं हो रहे, रिफंड वाउचर्स इशू नहीं हो रहे, डिलीवरी नोट्स बहुत जगह पर सीरियली नंबर्ड में नहीं बन रहे हैं। तो प्लीज इंश्योर कि जो जो ट्रांजेक्शन्स है असेसी की, उनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट इशू होना जरूरी है, और फिर वो डॉक्यूमेंट्स इशू होने चाहिए और उनके सीरियल नंबर बकायदा नोट होकर के ऑडिटर की फाइल में मेंटेन होने चाहिए कि हाँ ये ड्यूरिंग द ईयर ये डॉक्यूमेंट इशू होने चाहिए थे, ये डॉक्यूमेंट्स इशू हो गए, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन हो गया। अदरवाइज 122 सबसेक्शन 1 में भी और दूसरे सेक्शंस में भी इसके लिए पेनल्टी प्रोविजंस है, जो कि जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चालू होंगी उस समय में लेवी किए जा सकते हैं। डिस्काउंट्स ऑन फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, इस इशू के ऊपर बहुत डिस्कशन हो भी चुका है, बट अभी भी एम्बिग्यूटी बनी हुई है कि फाइनेंशियल क्रेडिट नोट क्या होता है, डिस्काउंट्स के ऊपर जीएसटी रिवर्सल होगा या नहीं होगा, कौन से डिस्काउंट्स के ऊपर जीएसटी रिवर्सल अलाउ है, कौन से डिस्काउंट्स डिस्काउंट ना होकर के इंसेंटिव है और रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल है, इसको आपको ध्यान करना पड़ेगा। एक लंबा टॉपिक है, पीछे पूसा रोड स्टडी सर्कल में मैंने पहले डिस्कस भी किया था कि एग्जैक्टली कौन से डिस्काउंट्स होंगे, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट क्या होता है, जीएसटी क्रेडिट नोट और जीएसटी डेबिट नोट्स क्या होते हैं, डिस्काउंट क्या चीज होती है और हाउ इट इज डिफरेंट फॉर इंसेंटिव। इंसेंटिव इज ए इनकम इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट फॉर सप्लाई ऑफ इंडिपेंडेंट सर्विस। अगर ये इंसेंटिव है और इंसेंटिव के तौर पे कोई भी ओरिजिनल सप्लायर ऑफ गुड्स दे रहा है, तो रिसिपिएंट को ये समझना चाहिए कि इसके लिए एक टैक्स इनवॉइस रेज होगा, उस टैक्स इनवॉइस का क्रेडिट मिल सकता है आपके ओरिजिनल सप्लायर को, लेकिन डिस्काउंट और इंसेंटिव में फर्क है। मोर ओवर इवन इफ ये डिस्काउंट है और गलती से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको P&L में इनकम साइड में दिखा दिया, असेसिंग ऑफिसर के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू रेज ए क्वेश्चन कि ये डिस्काउंट इनकम में शो हुआ है तो इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी का डिस्चार्ज हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई भी चीज इनकम साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रही है और वो उसको बिना स्क्रूटनी के छोड़ दे और वो बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ये एडमिट कर ले कि नहीं इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं थी। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि डिस्काउंट्स को डिस्काउंट्स के तौर पे ही शो किए जाए और इंसेंटिव को इंसेंटिव में, इनकम टैक्स इनकम साइड में, और जहां भी कहीं इंसेंटिव है उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस जरूर इशू किए जाए। इंटरेस्ट ऑन एफडीआर एंड सेविंग बैंक अकाउंट so far as reversal of common credit is concerned,
तो एफडीआर के इंटरेस्ट और सेविंग बैंक अकाउंट एक्सेट्रा के इंटरेस्ट के ऊपर कॉमन क्रेडिट को एग्जाम्प्ट इनकम में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन टू रूल 43 ये इंसर्ट हो गई थी और इसका बेनिफिट सबको मिल सकता है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में ये आज भी काउंट होगा या नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन एफडीआर और सेविंग बैंक अकाउंट इन द केस ऑफ द प्रोप्राइटर्स, ये अभी भी एक डिस्प्यूट का इशू बना हुआ है। इसके ऊपर मेरी नजर में, मेरी नोटिस में कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं आई हुई है, उसको ध्यान में रख करके चलें। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इसके लिए कोई अलग से लीवरेज नहीं है, उसके ऑप्शंस इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलग है। क्रॉस चार्ज वर्सेस आईसीडी, तो कहां पे क्रॉस चार्ज करना है, कहां पे क्रॉस चार्ज का कॉन्सेप्ट लगेगा और कहां पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये हमारे को सप्लाई टू सप्लाई अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लाइक फॉर ऑडिट फीस, वेदर इट इज ए क्रॉस चार्ज सप्लाई और वेदर इट इज ए इनपुट सर्विस इनवॉइस रिसीव्ड बाय द रिसीविंग ऑफिस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, लीगल एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अल्टीमेटली ऑडिट फंक्शन कैसे और क्या एग्जीक्यूट हुआ और ऑडिट के लिए डिप्लॉयमेंट एजेंसी कौन थी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कहाँ पे प्रोवाइड की गई, किस काम के लिए प्रोवाइड की गई। ऑब्वियसली ये सब चीजें आपको केस टू केस बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे डिपेंड करेगी। ऑडिट फी स्टिल, जो स्टेट्यूटरी ऑडिट फीस है, स्टिल इट इज वेरी डिबेटेबल कि क्या ये रजिस्टर्ड ऑफिस का ऑब्लिगेशन है और वेदर दिस हैज टू बी शेयर्ड। पर मैं समझता हूँ ऑडिट फीस अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे लेकर के इनवॉइस फिर उसको क्रॉस चार्ज के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या आईएसडी, फिर भी चल जाएगा, पर किसी ना किसी मैनर से इन सब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट जरूर करें। फिर एक इशू आता है सर, लॉन्ग क्रेडिटर्स खड़े हैं, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग, रिटर्न बैक हो गए हैं, फॉरफिट हो गए हैं, अमाउंट इनकम साइड में अपीयर हो रहे हैं, वेदर द जीएसटी लायबिलिटी इज पेएबल ऑन दोज और नॉट। तो इसमें मिक्स सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर क्रेडिट फॉर इनवर्ड सप्लाईज हैं, चाहे वो कैपिटल गुड्स की हैं, चाहे वो इनपुट की हैं, चाहे वो इनपुट सर्विसेज की हैं, उसका ड्यू डिस्चार्ज ऑफ पेमेंट आपका हो गया था अकॉर्डिंगली, अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की तो ऑब्वियसली आपको रिवर्स चार्ज, उसको रिवर्सल करना ही था इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो उन क्रेडिटर्स का नाउ अगर आज रिटर्न बैक होता है, फॉरफीचर होता है, तो उसके ऊपर तो जीएसटी लायबिलिटी की फॉरफीचर के टाइम में या रिटर्न बैक के टाइम में लायबिलिटी नहीं है। लेकिन 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं हुई थी तो उसका रिवर्सल जरूर करना था, उसको आप यहां पर जरूर एड्रेस करें। जीएसटी रिजीम से पुराने कोई क्रेडिटर हैं, तो सर्विसेज के क्रेडिटर थे तो सर्विसेज में भी 180 डेज का प्रोविजन था, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी भी ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन हो चुका होना चाहिए। लेकिन गुड्स के केस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, तो गुड्स के क्रेडिटर है और अब हम उनको राइट बैक कर रहे हैं, तो जीएसटी लायबिलिटी इस पे नहीं आएगी। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर अगर कोई अपीयर हो रहे हैं और एडवांसेस अगर गुड्स के हैं, तो गुड्स के ऊपर तो जीएसटी की लायबिलिटी खत्म हो गई थी, तो अब अगर एडवांसेस उसके फॉरफिट होते हैं गुड्स वाले, तब उसके ऊपर अगेन ये कंसीडरेशन बन जाएगा एब्स्टिनेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग और इसके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी आएगी। लेकिन अगर एडवांसेस सर्विसेज के लिए आए थे और एडवांसेस के ऊपर उस समय सर्विस टैक्स जीएसटी पे हो चुका था या सर्विस टैक्स पे हो चुका था, तो अब जब हम इनको रिटर्न बैक कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं एडवांसेस को, तो उसके ऊपर दोबारा से जीएसटी लायबिलिटी नहीं आएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन जब सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरफिट किया जाएगा तब इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। अगर लोन्स कोई अब पे नहीं करने हैं किसी भी रीजन से, तो हम उसको इनकम में लेके जा रहे हैं अगर लोन की, दिस टू माय व्यू इज ए डिबेटेबल इशू। तो मेरे समझ से ये कैपिटल रिसीट है, दिस इज नॉट फॉर एनी बिजनेस, इसके ऊपर इट इज ए डिबेटेबल इशू, द कोर्ट्स विल डिसाइड इन माय व्यू। अगर कोई लोन्स हमारे फॉरफिट होते हैं या रिटर्न बैक होते हैं विच इज नॉट नाउ नॉट पेएबल, तो मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर कोई जीएसटी लायबिलिटी आनी चाहिए, दिस इज ए कैपिटल रिसीट, बट स्टिल इट्स अ डिस्प्यूटेड इशू।
इसमें तो जुडिशरी कॉल लेगी। टैक्सेबल सेल्स डिक्लेयर्ड एज exempt sales and therefore ITC not claimed in GSTR 3B। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को कई बार कुछ कंफ्यूजन हो जाता है कि उनकी जो आउटवर्ड सप्लाईज है वो एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है, इसलिए जो उनके पास इनपुट आया वो भी उन्होंने क्लेम नहीं किया 3B में, और एग्जम्प्ट उसको दिखा करके हम करते रहे। मेरा इस ऐसे केसेस में ये एडवाइस है, सारे ही केसेस में रादर मेरी ये हमेशा एडवाइस रहती है कि जितना भी आईटीसी आपको इनवॉइसेस के ऊपर अवेल होता है, 2A में अपीयर होता है, आपके पास बुक्स में रिकॉर्ड होता है, जितने भी इनवॉइसेस आपके पास जीएसटी लग के आते हैं उसमें पहले जीएसटी को अलग से कैप्चर कर लें और उसको फिर रूल 42 एंड 43 में सेग्रीगेट करके और इनएलिजिबल में सेग्रीगेट करके उनको आप रिवर्स करें रिटर्न के अंदर 3B के अंदर, पहले अवेल करें और सेम रिटर्न में रिवर्स कर दें, जिससे कि कभी भी ये सिचुएशन अराइज होती है कि अरे यार वहां उसके ऊपर टैक्स लग गया और आईटीसी हमने उस समय छोड़ दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आप उस आईटीसी को दोबारा से रिक्लेम कर सकते हो। जैसा मैंने अपने इनिशियल डिस्कशन में बताया कि रिक्लेम कभी भी किया जा सकता है, पर फर्स्ट टाइम अवेलमेंट करने के लिए आपके पास एक टाइम लिमिट है। तो ये ध्यान रखें और कोशिश करें फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड फॉर प्रॉपर रिपोर्टिंग कि जितना भी जीएसटी आप इनवर्ट सप्लाईज के ऊपर पे करके आ रहे हैं पहले उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग से कैप्चर करें और फिर उसका 3B में अवेलमेंट एंड क्रेडिट रिवर्सल दोनों दिखा दें, जिससे कि कल को आपको दिक्कत ना आए। राइट सर। इंटरेस्ट नॉट पेड फॉर लेट पेमेंट आईटीसी रिवर्सल्स, अगर कहीं पर भी हमने लेट पेमेंट्स की हैं, कोई भी आईटीसी रिवर्सल किया है, इसका मतलब हमने कोई ना कोई लायबिलिटी एडमिट की है, और जब भी कोई लायबिलिटी हम एडमिट करते हैं तो उसके ऊपर एप्लीकेबल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 इज ए एडमिटेड लायबिलिटी, और हमारा ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन तब तक नहीं होता जब तक कि हम उस एडमिटेड लायबिलिटी को पे ना करें। तो इंटरेस्ट इज ऑल्सो इन दी नेचर ऑफ एडमिटेड लायबिलिटी, और जब भी हम कोई लायबिलिटी एडमिट करते हैं चाहे वो लेटर ऑन पे हो गई अब खाली इंटरेस्ट पेएबल रह गया, तब हम इंटरेस्ट का भी ड्यू डिस्चार्ज करें। और अगर इंटरेस्ट का डिस्चार्ज नहीं हुआ है तो ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो उस इंटरेस्ट की फिगर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करे कि इस पर्टिकुलर केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी पेमेंट नहीं हुई है। सर अब 19-20 आ गया है। इनिशियल ईयर्स में तो हमने अपने आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज को ई वे बिल से मैच नहीं किया, लेकिन अब मेरी सभी को एडवाइस है कि इनवर्ड सप्लाईज को भी और आउटवर्ड सप्लाईज को भी सारी सप्लाईज को क्लाइंट्स की ई वे बिल से मैच कर लें। जहां जहां पर भी कहीं मैचिंग डिफरेंसेस हैं उनके प्रॉपर रीजंस और उनके प्रॉपर प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। बोगस इनवॉइसेस के केस में ये पाया गया कि बहुत सारे जहां पर जीआर लगे हुए थे, जहां कंसाइनमेंट नोट लगे हुए थे, जहां बिल्टीज लगी हुई थी, आइदर वो बिल्टीज और कंसाइनमेंट नोट फेक पाए गए या वो ट्रांसपोर्टर ही फेक पाए गए, या जिन ट्रांसपोर्टर के नाम से वो इशू किए गए थे उन ट्रांसपोर्टर्स ने ये डिनाई कर दिया कि ये हमने कभी इशू ही नहीं किए गए। तो जिस तरीके से थर्ड पार्टी कंफर्मेशंस बहुत सारे वेंडर्स के लिए जरूरी है, अगर आप देखते हैं कि आपके इन सप्लाईज या आपके आउट जा रहे हैं उनकी भी थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट करवा लें जरूर से। ये ऑडिट चेक भी आपका स्टैंडर्ड ऑडिटिंग सब एप्लीकेबल है हमारे ऊपर, और ये अदरवाइज भी हमें जरूरी है। इन्वेंट्री को प्रूव करना हमारा काम है। एक ये मिथ है और ये बोगस बिलिंग के जो एलिगेशंस आए हैं इसमें ये मिथ आप क्लाइंट्स के केसेस को सस्टेन करने में बहुत मुश्किल में भी डाल रहा है। असेसीज को, रजिस्टर्ड पर्संस को ये मिथ रहा है हमेशा से कि अगर मेरे पास इनवॉइस है और हमने बैंक से पेमेंट की है तो फिर ये कंक्लूसिव प्रूफ है
कि हमने परचेजेस किए हैं या हमने आउटवर्ड सप्लाईज किए हैं। सर ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। जब कभी बोगस इनवॉइसेस के केसेस के ऊपर चर्चा होगी या कभी इसमें इस तरीके के शोकस नोटिस में या ऑडिट वेरिफिकेशंस में हमें कैसे डॉक्यूमेंटेशंस को वेरीफाई करना चाहिए, तब एक अलग से बात करेंगे। बट फॉर द बेनिफिट, क्योंकि आज की डेट में यही सबसे ज्यादा नोटिस आ रहे हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ डिस्कशन मैं आप लोगों को ये अप्रेज कर देना चाह रहा हूं कि ये कंक्लूज बैंक से पेमेंट हो जाना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस कंप्लीट सप्लाई चेन में जो वेरियस इवेंट्स हैं उनका प्रूफ होना कंक्लूसिव एविडेंस है कि अल्टीमेटली वेदर इट इज इनवर्ड सप्लाईज और वेदर इट इज आउटवर्ड सप्लाईज, वो सप्लाईज एग्जीक्यूट हुई हैं और जो डॉक्यूमेंट आपका इनवॉइस है वो उन डॉक्यूमेंट्स को उन इवेंट्स को जस्टिफाई करता है। तो क्या क्या ऐसे सप्लाईज के नोड होते हैं सर? ऐसे सप्लाईज के पूरी सप्लाई चेन के क्या क्या नोड होते हैं? जब मेजर सप्लाईज होती हैं तो जहां पर डिस्पैच साइट होती है, जहां से ओरिजिनेट होती है डिस्पैच, वहां पे एक इंस्पेक्शन होता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन हो, चाहे वो इन हाउस इंस्पेक्शन हो। तो क्या वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनी और वो किसने बनाई कि हाँ जी ये गुड्स हमारे डिस्पैच होने के लिए या हमारे पास रिसिप्ट होने के लिए तैयार हो गए हैं, और उन गुड्स की फोटोग्राफ्स वगैरह प्रॉपरली ली गई और उनको एक प्रॉपर प्लेस पे अप्रोप्रिएट कर दिया गया। सेकंड, जब गुड्स मूव होते हैं, लोडिंग होती है, तो एक धर्म काटा होता है। धर्म काटा इज ए थर्ड पार्टी वेमेंट वेरिफिकेशन। तो वो क्या धर्म काटा हुआ था क्या उसका, और वो धर्म काटे की रसीद हमारे पास वेमेंट की क्या अवेलेबल है क्या, और उसकी वेमेंट और ट्रांसपोर्टेशन की वेमेंट मैच हो रही है क्या, और वो धर्म काटे से कंफर्मेशन हो सकती है क्या? 100 200 500 किलोमीटर जब ट्रांसपोर्टेशन होकर के गुड्स आए हैं तो किसी व्हीकल से आए हैं। आजकल तो ऐसी ऐसी एप्स आ गई हैं सरकार की भी, जिसपे व्हीकल नंबर डालो, आप चेक हो जाता है कि ये व्हीकल कहाँ है, कहाँ रजिस्टर्ड है, क्या टाइप ऑफ व्हीकल है। तो क्या कोई ऐसा चेक हमने अपने इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के समय में किया है कि जिन ट्रक्स का नंबर डला हुआ है वो ट्रक्स एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते हैं? देन जिन ट्रांसपोर्टर से आ रही है उनसे वेरिफिकेशंस की हाँ ये बिल्टीज आपकी अप्रोप्रिएटली इशूड है। और ये बात देखना भी जरूरी है कि ट्रांसपोर्टर्स ने जो ई वे बिल इश्यूज किए हैं उनको एक्नॉलेज भी कर लिया है कि नहीं किया है। फिर जो रास्ते में जो भी ट्रेड टैक्स अथॉरिटीज की चेक पोस्ट है, क्या कहीं पर भी उन चेक पोस्ट के ऊपर उन गुड्स का कोई वेरिफिकेशन की रिपोर्टिंग है या नहीं है? कोई उनकी वेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट लगी हुई है इनवॉइसेस के ऊपर या नहीं लगी हुई है, या कभी ओकेजनली लगती है या नहीं लगती है, या कभी किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर के इनवॉइसेस पे कभी लगती ही नहीं है, बाकियों पे लगती है। थर्ड, जब आपके लोकेशन पे आ गया, देन अगेन एक धर्म काटा होता है। क्या वो धर्म काटा आपने करवाया और उसकी आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेमेंट रिसीट है? देन गेट रजिस्टर, सिक्योरिटी गेट पे अलग एंड इन्वेंट्री पे अलग। अगर ईआरपी में मेंटेन कर रहे हैं स्टॉक रजिस्टर तो वेल एंड गुड। अगर ईआरपी पे नहीं कर रहे, मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं, तो मैनुअली किया हुआ है या नहीं किया हुआ है मेंटेन, और मैनुअली किया हुआ है तो जिस व्यक्ति ने उस रिकॉर्ड रजिस्टर में एंट्री की, क्या वो रिकॉर्ड पर्सन सिक्योरिटी गार्ड आइडेंटिफाइबल है या नहीं है, कि किस दिन कौन गार्ड ड्यूटी पे था। ये सारे नोड्स हैं इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के, परचेज वेरिफिकेशन के। ये सब लोग आप मेरे से बेहतर जानते हैं। ओनली थिंग इज कि स्टाफ इसमें कहीं कुछ स्किप कर देता है, उसको अवेयर कराने की जरूरत है। उनको बताइए कि जब हम परचेज वेरिफिकेशन करने जाएंगे क्लाइंट्स के, या आउटवर्ड सप्लाई वेरिफिकेशन करने जाएंगे, तो ये सारे नोड्स हमारे को चेक करने हैं। टेस्ट चेक बेसिस से शुरू कीजिए और फिर अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग अपने टेस्ट चेक सैंपल को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बट अगेन द पॉइंट इज कि केवल और केवल 2A में रिफ्लेक्ट होना, केवल और केवल बैंक से पेमेंट हो जाना, कोई इस बात का सबूत नहीं है कि जो सप्लाईज हैं वो एक जेन्युइन सप्लाईज है। सो इनवेरिएबली प्रोमोटर्स की, इनवेरिएबली जो लोग कंसर्न पर्संस हैं उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जिनसे भी इनवर्ट सप्लाईज ले रहे हैं वो कौन लोग हैं और उनके क्या एग्जिस्टेंस है, ये सब प्लस गोडाउन वेरिफिकेशन
जहां पर भी मेजर सप्लाईज ले रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीजें भी सर जरूरी है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग ऑन द इनवर्ड सप्लाईज टेकन बाय द एंटरप्राइजेज यू आर ऑडिटिंग। एक और सिचुएशन अराइज होती है सर, आपने जेन्युइनली सप्लाईज ली हैं, लेकिन सप्लायर ने उन इनवॉइसेस को जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं किया, क्योंकि शुरू के इनिशियल ईयर्स में जीएसटीआर 1 बहुत टाइम बाद जाकर के चालू हुई, या गलती हो गई, या प्रॉपरली अमेंड नहीं हुआ, गलत रिपोर्टिंग हो गई। अब आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, अब तो आगे तो सिस्टम हो गया कि अब 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो ले ही नहीं सकते हैं आप, 2A में नहीं होगा तो ले ही नहीं सकते हैं, वो वहीं जाके ब्लॉक कर देगा। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में करें क्या सर, जो पुराने केसेस में नहीं हो रहा है, 1920 के अभी तक के केसेस में नहीं हो रहा है? तो ऐसे केसेस में सर क्रेडिट लें, रिवर्सल कर दें, जुडिशियल प्रोनाउंस का वेट करें, सप्लायर को लिखें कि आपका ये क्रेडिट हमारे पास नहीं आ रहा है, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को लिखें कि मैंने इस सप्लायर से ये इनवर्ट सप्लाईज ली थी, लेकिन इसका क्रेडिट मेरे यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, व्हेन although I have received the goods and I have received the invoice also। प्लस एक डिक्लेरेशन और एफिडेविट लें सप्लायर से अपने, कि भाई आप ये डिक्लेयर करें कि अगर आपने इसका टैक्स और डिस्चार्ज कर दिया है जीएसटीआर 3B में, तो मुझे डिक्लेयर करें कि कौन से 3B में, कौन से मंथ के 3B में आपने ये डिक्लेरेशन, कौन से 3B में ये डिस्चार्ज ऑफ टैक्स किया है, और उसको एक एफिडेविट के तौर पे लिख करके दें, जिससे कि इन केस ऑफ असेसमेंट और in case of show cause notice or demand, the client can prove or produce that affidavit and declaration to the proper officer कि ये हमने उनसे लिया हुआ है डिस्चार्ज प्रॉपर। बांके बिहारी जी के दर्शन करते हुए शायद राजेश भाई दिखाई दे रहे हैं, और पूजा के मध्य में है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूं, पर उनके माध्यम से बांके बिहारी भगवान को प्रणाम करता हूं। So these are the critical issues from my side सर। अगर कोई भी और लोगों की क्वेरीज हैं, क्योंकि फॉर्म भरना तो अब सबको आता है धमीजा साहब, अब 2 साल के फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म Correct. भरने में अब कोई क्वेरी मुझे नहीं लगता लोगों की होगी, बट स्टिल अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आई एम ग्लैड टू टेक अप दोस्त, या कोई भी और किसी भी तरीके की मेंबर्स की क्वेरीज हैं, आई वुड बी हैप्पी टू। तो पीजीज आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस? हाँ सर, मैं पढ़ लेता हूँ, Q&A से क्वेश्चंस ले लेता हूं सर पहले। हाँ जी। ठीक है सर, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, हाँ जी। अमित सिंगल जी की क्वेरी है, अ क्वार्टरली फाइलिंग सप्लायर फाइल्ड GSTR 1 for March 2020 but omitted to show registered sales invoice in March GSTR 1। सर अगर मार्च, एंड नाउ ऑन enumerable request he filed GSTR 1 of July 2020 in January 2021। Now my client is unable to take its ITC as could be taken until September 2020। Is there any solution? अमित जी, मैंने अपने डिस्कशन में बताया कि आपको इसका क्रेडिट तो उसी समय में ले लेना चाहिए था, मार्च 2020 में, और फिर अपने सप्लायर को लिखना चाहिए था, वो आपने कहा कि आपने इन्यूमरेबल रिक्वेस्ट की है, तो आपके पास प्रूव है कि आपने अपने सप्लायर को लिखा। तो जब आपका केस लगेगा और आपको ये शोकॉज नोटिस इशू होगा कि आपको ये आईटीसी नहीं मिलेगा, देन यू कैन प्लेस ए ग्राउंड कि मैंने जेन्युइन परचेजेस की हैं, सेक्शन 16 की सारी कंडीशन एक्सेप्ट दिस कि ये मेरा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, मेरी फुलफिल्ड है, देन whatever interest is required to be received or charged is to be charged from the supplier। क्योंकि उसने भी अपने मार्च 20 में ही वो कह रहे हैं कि 3B में रिटर्न फाइल में उन्होंने टैक्स पे कर दिया है, तो उससे भी आप एक डिक्लेरेशन ले लीजिए। मैं समझता हूं कि इतने सारी चीजें होने के बाद असेसिंग ऑफिसर शैल हैव सॉफ्ट व्यू एंड लीनियंट व्यू, और आपको आईटीसी अलाउ कर देना चाहिए। जनवरी 2021 में जब आपके पास ये आईटीसी पहली बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, डेफिनेटली अभी आप इसको लेने के लिए एलिजिबल तो नहीं है, बट यस, अगर अभी आप लेते हैं और इसको साइमल्टेनियसली
फिर एक ग्राउंड लेके चलना पड़ेगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके 5% की रेंज में आ रहा है या कितने अमाउंट की रेंज में आ रहा है, बट केस टू केस बेसिस पे ये कॉल लेनी पड़ेगी। बट इस तरीके के क्रेडिट्स को आपको लेना जरूर चाहिए और उसके लिए असेसमेंट प्रोसीडिंग के लिए तैयार रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका बड़ा वैलिड क्लेम है। दूसरा क्वेश्चन है रिस्पेक्टेड अजय छारिया जी का। नमस्कार अजय जी। इफ पेमेंट इज मेड इन 190 or 200 days within the same year, whether only paying interest will suffice or reversal is compulsory। छारिया साहब, मैंने ये बताया कि प्रोविजन वो ये कहता है कि रिवर्सल करना है। प्रोविजन जो इंटरेस्ट पेमेंट की बात करता है तो वो तो बाद में करता है, पहला कंडीशन लगाता है रिवर्सल करना। और रिवर्सल कब करना? जबकि 180 डेज हो गए तभी रिवर्सल करना। तो अगर हमने 90 डेज में, 190 डेज में और 200 डेज में भी पेमेंट कर दी लेकिन रिवर्सल नहीं किया, तो केवल इंटरेस्ट पे करना मैं नहीं समझता सुफिशिएंट कंप्लाइंस है। उसके लिए मैंने एडवाइस ये किया कि आप करंट में, क्योंकि इंटरेस्ट तो आप करंट में पे करेंगे, तो करंट में ही उसकी रिवर्सल कर दीजिए और करंट में ही उसको रीअवेल कर लीजिए 3B के माध्यम से, तो आपका ड्यू कंप्लाइंस हो जाएगा मेरी समझ से। और अगर आप इंटरेस्ट पहले भी पे चुके हैं देन इट इज गुड, और नहीं तो इंटरेस्ट आज की डेट में क्लाइंट से पे करवा दीजिए। बट एक बार ये टेक्निकल एस्पेक्ट को पूरा कर लेने में कोई बुराई नहीं है, और वो आप कोई भी करंट 3B में कर लीजिए। आई थिंक दैट वुड बी ए सफिशिएंट कंप्लाइंस। एक अनोनिमस अटेंडी है, नाम नहीं दिया है इन्होंने, इनकी क्वेरी है आईटीसी शोन इन जीएसटीआर 2A but not in GSTR 9 as supplier has filed GSTR 3B after March 2019 for financial year 2017-18, how to resolve this issue। सर, मैंने अपने लास्ट डिस्कशन में यही बात की है कि आपके 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है लेकिन रिटर्न्स उन्होंने टाइम से फाइल नहीं किए हैं। एक ड्यू डिक्लेरेशन, एक एफिडेविट लीजिए, कॉपी ऑफ अकाउंट लीजिए अपना कंफर्म करा करके, जो भी आपके सप्लायर है, और उनसे कंफर्मेशन लीजिए कि उन्होंने 3B में टैक्स कब पे किया। एंड देन अपने केस में जब भी आपके पास इसके डिसअलाउंस होता है तब उसको रिप्रेजेंट कीजिए कि मेरे पास बाकी सारी इश्यूज और बाकी सारी लीगल कंप्लायंसेस वाज फुलफिल्ड, ओनली थिंग इट वाज नॉट रिफ्लेक्टिंग, तो मुझे इसको अलाउ किया जाए। मैं समझता हूं कि अथॉरिटीज एंड जुडिशरी विल टेक ए लीनियंट व्यू। अगेन एक क्वेश्चन है, इफ वी पेड एडवांस फॉर कैपिटल गुड्स एंड देन supplier of machinery not supplied machinery or not repaid our advance, hence we claim it as bad debt, on this expense is there any GST applicability? नहीं सर, expense के ऊपर तो GST applicability नहीं है, लेकिन जिस सप्लायर आपके एडवांस को फॉरफिट किया है उसके ऊपर जरूर GST की लायबिलिटी आएगी इस केस में। whether HSN wise details required in GSTR 9 for financial 1920, sir to my mind GSTR 9 में फाइनेंशियल ईयर 1920 में भी अभी HSN की डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है, और एग्जम्पशन जो 17, 18, 18, 19 के लिए रिलैक्सेशंस थी वो एप्लीकेबल है सो फार एज HSN इज कंसर्न। ओनली रिलैक्सेशन जो हटी है वो ये हटी है कि अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की सेग्रीगेशन कैपिटल गुड्स की देनी है, और इनपुट सर्विस की आप कंसोलिडेट कर सकते हैं और वहां पे इनपुट में शो कर सकते हैं। बट इसके अलावा सभी जो रिलैक्सेशन 17, 18, 18, 19 के लिए थी वो अभी भी एप्लीकेबल है, पर 20-21 के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी, इसलिए अब करंट से ये कैप्चर करना शुरू कर दीजिए सर। नवीन कुमार जी की क्वेरी है, व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशन इफ RCM इनवॉइस हैज बीन इश्यूड टू ISD in past, say in 1890, and which was also filed in GSTR 1, but now department is issuing notice for deficiency। सर, अगर ISD ने RCM का कोई इनवॉइस इशू किया तो एक तो सर ISD कभी भी ISD अगर RCM का इनवॉइस इशू कर रहा है तो उसको उसी समय में कर लेना चाहिए था, पर अगर नहीं किया है तो वो आज इशू करके, मैंने अपने इनिशियल डिस्कशन में ही बताया था, आज इशू करे इनवॉइस RCM का और उसका आज क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इसमें मैं समझता हूं कि कोई क्रेडिट लेकर के क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे। डिपार्टमेंट तो एक बार शोकॉज नोटिस देगा ही क्योंकि ये प्रैक्टिकल लीगल सॉल्यूशन है, बट आपको उसको डिफेंड करने के लिए केस मिलेगा। ये आपको बहुत सारी सिचुएशंस में सर ऐसा जरूर आएगा
नवीन जी कि डिपार्टमेंट के पास नोटिस ना इशू करने की ऑप्शन नहीं है, बट आप लोग, आपको और हमको अपने केस को डिफेंड करने की ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। और क्योंकि ये कि वैलिड केस है, टेक्निकल लैप्सेस की वजह से कोई चीज रह गई है, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ ऑन द ग्राउंड ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको बेनिफिट मिलेगा। मनोज कुमार गुप्ता जी का क्वेश्चन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग आरसीएम सर्विसेज, देन फॉर इनवर्ट सप्लाई ऑफ आरसीएम पर्सन हैज टू गेट रजिस्टर्ड। सर वो सेक्शन 24 आपको देखना है कि जहां जहां भी आरसीएम की लाइबिलिटीज है, अगर आपके स्पेसिफिक केस में एप्लीकेबल होती है तो कौन सी सर्विस है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कहाँ आप बिजनेस यूनिट की डेफिनेशन में आते हैं या आप कौन से रिसिपिएंट की डेफिनेशन में। तो नोटिफिकेशन नंबर 13 आप रेफर करें इसके लिए, और सेक्शन 24 को रेफर करें, दोनों को रेड टुगेदर करें, और उसके बाद आपकी जो स्पेसिफिक सर्विसेज है उसके लिए डिसीजन लें। कोई भी कंफ्यूजन होता है, यू मे कॉल मी अप। जतिन मिनोचा जी का क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है सर उनका, देयर वाज एलिजिबल आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी बट wrongly entered in 3B as IGST, and in next year there is zero IGST ITC which cannot be reversed. Now the situation is IGST ITC wrongly taken and CGST ITC less taken because of the accounting mistake. Now CGST ITC cannot be taken. Sir yes, ये एक इशू है, यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, बट ओनली थिंग इज कि जैसे आउटवर्ड सप्लाईज के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी पे हो गया और रिवर्सेबल चीजें हैं विदाउट मेकिंग एनी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, मैं समझता हूँ जिस तरीके से सीजीएसटी एसजीएसटी आपको अवेलेबल होता है आईटीसी के लिए, उसी तरीके से आईजीएसटी होता है सेम फुटिंग पे, कहीं भी आप कुछ यूज कर सकते हैं। तो हमें अपना केस रिप्रेजेंट करना चाहिए, ट्रू डिस्क्लोजर्स जरूर करने होंगे, लेकिन जहां पर रीजंस हैं वहां डिफरेंसेस के वहां रीजंस में दे दीजिए, और लेट द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स बिगन, और फिर उस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में अपने आर्ग्यूमेंट्स को रख करके मैं समझता हूँ इसका सॉल्यूशन भी अथॉरिटीज जल्दी निकालेंगी। मोहित मित्तल जी का क्वेश्चन है, माय क्लाइंट डील्स इन ट्रेडिंग ऑफ कोल बिजनेस, generally payment from debtors are received in 1.5 year and payments are made to the creditors in 1 year. Do we require to reverse ITC in case of non-payment within 180 days, sir? Yes, sir. 180 days पूरा एलिजिबिलिटी कंडीशन में है और हमको रिवर्सल करना ही है। और अगर आपके यहाँ पे ये ट्रेंड है तो इट इज बेटर कि आप ये इसको आईटीसी को जब आप ले रहे हैं तो एक डेफर्ड क्रेडिट में ले जाएं और फिर अवेल करने के बाद एक बार रिवर्सल कर दें, और जब आप पेमेंट कर दें तभी करें, जिससे कि कभी कोई चूक ना हो, अगर ये इनवेरिएबली यही पोजीशन रहती है तो। सुभाष गुप्ता जी का क्वेश्चन है सर, वेदर बाइफर्केशन ऑफ आईटीसी ऑन परचेजेस एंड एक्सपेंसेस इन 9C टू बी शोन सेपरेटली, whether bifurcation of ITC on purchases and expenses in 9C to be shown। हाँ सर वो तो 9 में ही शो करना है, तो 9 में शो होने के बाद एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी, फिर 9C में तो आपको रिकंसिलिएशंस करनी होती हैं, तो ये 9 में अब कैपिटल गुड्स का और दूसरा बाइफर्केशन करना है 1920 के लिए। आर्या कुमार जी का क्वेश्चन है, इन 3B फॉर अप्रैल 19 द एंटायर आईटीसी टू बी क्लेम्ड एज ऑल अदर आईटीसी was wrongly entered in ITC reversal column as per rule 42 and 43। क्लेम रिवर्सल में चला गया, ऐसी मिस्टेक आईटीसी विद द रिजल्ट आईटीसी वाज नेगेटिव, हाउ टू रिफ्लेक्ट इन फॉर्म जीएसटीआर 9। सर ये मिस्टेक, इसका मतलब जो आपने आईटीसी लिया था वो आपने आईटीसी को रिवर्सल कर दिया, तो सर इसका तो कोई अब जीएसटीआर 9 में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये मिस्टेक तो क्लाइंट को बहुत पहले पता चल जानी चाहिए थी कि ये रिवर्सल हो गया इंस्टेड ऑफ क्रेडिट, क्योंकि उसकी पेमेंट ऑब्लिगेशन भी आई होगी काफी ज्यादा। मैं नहीं समझता कि इस तरीके की मिस्टेक्स का कोई, और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो जीएसटी रिटर्न्स हैं वो कंपिटेंट प्रोफेशनल से ही आपके क्लाइंट भरवाएं, और उनको कहें कि या तो वो आपकी सर्विसेज लें या फिर आपके दूसरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की सर्विसेज लें जो प्रोफेशनली कंपिटेंट हैं जीएसटी रिटर्न भरने के लिए, और जो चीज़ों को कम से कम अवेलमेंट में और रिवर्सल में कम से कम डिफरेंस समझते हो। तो दीज आर द क्वेश्चंस इन Q&A सर।
ये हो गया है। मैं चैट बॉक्स चेक कर लेता हूँ, अगर चैट बॉक्स में भी कोई क्वेरीज हैं तो। मेरे ख्याल से चैट बॉक्स में क्वेरीज नहीं है। रोहित गुप्ता जी ने पीपीटी के लिए किया है सर। ना केवल मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगा, बल्कि एक हैंडबुक जिसमें कि ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट चेकलिस्ट वगैरह है, वो भी इन ड्यू टाइम रिवाइज करके मैं आपको शेयर कर दूंगा स्टडी सर्कल के माध्यम से। एक क्वेरी है, कैन आई पे इंटरेस्ट थ्रू DRC03? हाँ सर, DRC03 के भी थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। रादर अगर कहीं कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन नहीं है और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मैथड है, मैटर है, तो DRC03 के ही थ्रू करना चाहिए। तो सर आई थिंक आई हैव टेकन ऑल द क्वेरीज इन चैट बॉक्स और इन Q&A। विद दिस मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से सभी सर वन पार्टिसिपेंट्स क्वेरी का। सर वन क्वेरी सर। जी सर। वेरी गुड इवनिंग सर, जगजीत सिंह बोल रहा हूँ सर। जी जगजीत जी, वेरी गुड इवनिंग। सर बोलिए एक्चुअली जी, बस वो बोलिए जगजीत जी। मैं अभी बस पहुंच गया हूँ, घर पे पहुंच गया हूँ, बिकॉज नोएडा में था और जी गाड़ी जी में आपका लेक्चर सुन रहा था। सो जी बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही नॉलेजेबल। एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से सर आपने बहुत सिंपल वे में समझाई सर। एक इशू चल रहा है सर, वो मैंने आपसे लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, SEZ वाला रिफंड वाला सर। हाँ जी। उसमें अभी कोई लेटेस्ट आई थिंक जजमेंट आ गई है जो मैंने अभी नहीं देखी। तो उसमें वो है कि अब SEZ जो है वो ITC का रिफंड क्लेम नहीं कर सकता। इज इट करेक्ट सर? कुछ ऐसा चल रहा है मार्केट में सर देखिए, समथिंग बड़ा क्लियरली एक बात हम सभी को समझने की जरूरत है सर? कि सप्लाई टू SEZ इज ए जीरो रेटेड सप्लाई। यस सर। ठीक है, और जब भी हम सप्लाईज टू SEZ करते हैं तो जीरो रेटेड सप्लाईज के केसेस में क्या होता है सर? जीरो रेटेड सप्लाईज के केस में होता है कि हमारे पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन, अभी मैं जीरो रेटेड सप्लाईज के कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा, केवल जीरो रेटेड सप्लाईज में एक्सपोर्ट भी कवर होते हैं, सप्लाईज टू SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर कवर होती है। इसको लेके चल रहा हूँ। और इसके लिए सेक्शन 16 1 2 3 रेलिवेंट सेक्शन है IGST एक्ट के। इसमें करना क्या होता है सर कि इनको सप्लाई करने के लिए दो तरीके के माध्यम है। या तो आप LUT फाइल करके विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई करें, जी तो सर। आप बिना LUT फाइल करें विद पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई करें। दोनों ही केस में जो भी रिफंड मिलना है वो सप्लायर को मिलना है, रिसिपिएंट को नहीं मिलना। तो SEZ बीइंग ए रिसिपिएंट वो कोई भी ऐसा इनवॉइस रिसीव नहीं कर सकता जिसका कि वो ITC क्लेम करे, सेम एज द केस ऑफ द पर्सन हु इज रिसीविंग योर एक्सपोर्ट। तो अगर आपने ITC LUT फाइल करके ITC का क्लेम कर सकते हैं, या पेमेंट ऑफ टैक्स करके पूरा जो टैक्स पे किया उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो कौन क्लेम कर सकता है? द पर्सन हु इज सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज टू द SEZ। तो यस सर। मैं यस ये सर। बात 3 साल से कह रहा हूं, कुछ एक्सपर्ट्स के डिफरेंट व्यू थे मेरे से कि नहीं SEZ भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं, और कोर्ट ने अब मेरे व्यू को एंडोर्स कर दिया है। SEZ को तो जो भी सप्लाई जाएगी वो बेसिकली बेसिक अमाउंट के ऊपर उसके लिए है, वो कोई रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। जो उनके सप्लायर है उन्हीं को रिफंड क्लेम करना है सर, बट क्योंकि सर उसमें जो SEZ को एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी माना जाता है। एक डीमिंग यस सर। फिक्शन SEZ के लिए क्रिएट किया जाता है, दैट दिस इज ए नॉन टेरिटरी विद इन द टेरिटरी। बट सर इसमें जो इशू आ रहा है ना, इशू आ रहा है स्टार्टिंग में 17-18 में जो भी सप्लाई हुई थी उसमें ना तो SEZ का एक्ट क्लियर था, ना ही कस्टम वाला जो चल रहा था वो क्लियर था, ना ही GST में कहीं पर ऐसी चीज मेंशन थी कि जीरो रेटेड सप्लाई में टैक्स चार्ज करना था। बिकॉज SEZ के गेट पर जो भी सप्लाई जाती थी वो टैक्स पेड में ही जाती थी, विदाउट टैक्स पेमेंट के नहीं जाती थी। तो वहां पर कहीं ना कहीं मेजर जो SEZ हैं उनके करोड़ों रुपीस का जो वर्किंग कैपिटल है दैट इज ब्लॉक इन दैट like in the refund department or as a ITC। जगजीत जी, आपका कहना सही है कि ये बहुत कंफ्यूजन रहा है शुरू में, लेकिन लॉ के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं था सर। लॉ की सिचुएशन जो 1 जुलाई 2017 को थी वही आज है। लॉ में इस इशू पे कहीं भी कोई चेंज नहीं हुआ।
ये एसईजेड वाले लोगों की कमी रही कि उन्होंने किसी भी एक्सपर्ट से, और रादर जब इतने बड़े इश्यूज थे तो उनको डिफरेंट ओपिनियन लेनी चाहिए थी। और मैं नहीं समझता कि कोई उन्होंने कोई अच्छे कंसल्टेंट्स की कोई डिटेल्ड ओपिनियन ली हुई है अपने सारे कंसर्न्स को शो करते हुए। और ऐसा मैं समझता हूं कि सिचुएशन ऑफ लॉ बिल्कुल क्लियर थी। जीरो रेटेड सप्लाईज को करने के लिए दो ऑप्शन है उसके ऊपर रिफंड के लिए, और ये बड़ा एस्टेब्लिश, एसईजेड लॉ में भी कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कस्टम्स लॉ में भी कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एसईजेड लॉ कोई एलियन लॉ नहीं है, काफी टाइम से हमारे यहाँ पे चल रहा है। सर्विसेज के केस में भी सेम रिफंड करने की पोजीशंस होती थी, तो वहां पर भी एसईजेड को रिफंड नहीं मिलता था सर, रिफंड सप्लायर ऑफ सर्विसेज को ही मिलता था। तो कहीं भी सिचुएशंस में चेंज नहीं आया है, गुड्स के केसेस में भी यही होता था। तो जी कहीं कोई एम्बिग्यूटी कैसे क्रिएट हो गई उनके बीच में, ये बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन वो पोजीशन ऑफ लॉ पहले भी सेम थी, आज भी सेम है, और जो जो डिसीजन आया है मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही डिसीजन आया है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी, ओनली थिंग इज इसमें इसमें किया क्या जाना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। सर। जब हम रिफंड फाइल करते हैं ना, उसमें दो तरीके के रिफंड फाइल होते हैं। एक तो जिस आदमी को क्लेम मिलना है वो रिफंड फाइल करता है, एक उस आदमी वो रिफंड फाइल करता है जिसने बर्डन ऑफ टैक्स सफर किया है। तो बीइंग ए रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उनको क्लेम नहीं फाइल करना चाहिए था, उनको बीइंग ए पर्सन हु हैज सफर्ड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स उसमें अगर वो क्लेम फाइल करेंगे, और आज भी अगर हाई कोर्ट में रिट लगाएंगे और अच्छे कंसल्टेंट्स को हायर करेंगे, मैं समझता हूं ऑन द ग्राउंड ऑफ नेचुरल जस्टिस उनको ये बेनिफिट ऑनरेबल कोर्ट जरूर देंगी। बट क्लेम सही धारा में फाइल होना चाहिए सर, और उसमें लॉ में पूरे उसके लिए प्रोविजंस है। सर इसमें यही हुआ है कि इसमें इन्होंने क्लेम तो फाइल कर दिया है, और जो जितने भी सप्लायर्स है जिन्होंने एसईजेड को सप्लाई किया उन्होंने कोई क्लेम फाइल नहीं किया, उनसे सबसे एफिडेविट पार्टी ने ले लिया है। एंड हाँ, द तो सर पार्टी आपको इज क्लेम क्लेम ऐसे केसेस में, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत हैवी करनी पड़ेगी, केस को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, और अच्छे कंसल्टेंट्स को हायर करना पड़ेगा, लर्नेड एडवोकेट्स को हायर करना पड़ेगा, तब हाई कोर्ट में जाकर के कहीं केस होगा, सस्टेन होगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है सर, और मिनिस्ट्री को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। जी सर, जी मतलब सर, थैंक यू सर। लड़ करके नहीं, सॉफ्ट प्लीडिंग से, और उससे केस आगे बढ़ेगा सर। अपनी बात को समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। राइट सर, थैंक यू जी सर, थैंक यू, थैंक यू सर। जी जगजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक बार अपना धन्यवाद अर्पित करता हूँ पूसा रोड सीपी स्टडी सर्कल को, राजेश भाई को, धमीजा सर को, जगजीत सिंह जी और सभी पार्टिसिपेंट्स को, कि उन्होंने इतने पेशेंटली मुझे सुना। किन्हीं की भी कोई भी क्वेरीज हो, मेरी पीपीटी में मेरा नंबर है, फिर भी वन में नोट 9810064427 इज माय नंबर, 9810064427। और मेरा मेल आईडी है मनमोहन खेमका @samyank.com। धमीजा साहब, अगर आपकी परमिशन हो तो हाँ मैं जी। दो अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। हाँ जी। मैं सीए विचार मंच, जो कि एक फाइनेंस प्रोफेशनल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एनजीओ है, उसका करेक्ट। प्रेसिडेंट हूं, और उसके साथ में 4 वर्ष से जुड़ा हूं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने दो सहायता शुरू की है, दो हेल्प स्कीम शुरू की है नीडी स्टूडेंट्स के लिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हो, नीडी स्टूडेंट्स हो, बीपीएल होना या कोई कार्ड होना जरूरी नहीं है उसके लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ब्रदर सिस्टर्स की रिकमेंडेशन ही जरूरी है केवल। कि अगर किसी को भी एजुकेशन से रिलेटेड किसी तरीके के हेल्प की जरूरत हो, कहीं कोर्स फीस के लिए, कहीं कोई बुक्स के लिए, कहीं कोई स्कॉलरशिप के लिए नीडी स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए संस्था ने स्कीम्स लगाई है। और अगर कहीं कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत हो, मेडिसिन्स की ट्रीटमेंट के लिए,
तो बहुत सारे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स, एमबीए फाइनेंस स्टूडेंट्स, सीएमए स्टूडेंट्स हमारे वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं, आउट स्टेशन से दिल्ली में रहने आते हैं, दिल्ली के बाहर जाते हैं, और उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस हो सकते हैं। और वो कई जगह ये देखा गया है कि कहीं सिंगल पेरेंट है, कहीं पेरेंट्स नहीं हैं, खुद लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। जो भी केस है, जो भी मिनिमम हमने एक टारगेट रखा है अभी 25,000 पर स्टूडेंट पर ईयर का, बट जैसी जो मदद हो पाएगी हम उसको करने की कोशिश करेंगे। आपके पास कोई भी ऐसे केस आते हैं या आपके नॉलेज में कोई ऐसे स्टूडेंट आते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे मेल पे या धमीजा जी के थ्रू, जगजीत जी के, राजेश जी के थ्रू हमारे पास उनको नॉमिनेट करें। हम कोशिश करेंगे कि उनको पूरी हेल्प प्रोवाइड की जाए। थैंक यू वेरी मच Excellent. सर, Very good. थैंक यू वेरी मच। Very nicely. It's a very good. You have shared this information with the members. बहुत अच्छा लगा. And we once again thank you for your nice deliberation. Personally, as well as Pusa Road Study Circle, we are grateful to you. थैंक Now यू I सर। would request Jasjeet Singh ji to please give a formal vote of thanks. थैंक यू तमीजा सर। एंड सर जितनी बार भी मनमोहन सर को सुना जाता है वो सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस विद द मनमोहन सर। मनमोहन सर इतने प्यार से, इतने डिटेल में एक एक पॉइंट मैं जब से मैं नोएडा से चला हूँ मैं गाड़ी में सुनता आ रहा हूँ। सेक्शन 16 की बात करें, 73, 74, 50, बहुत सारे सेक्शन 16 से स्टार्ट एक एक चीज सर ने 9 और 9C बहुत ही तरीके से, बहुत ही इत्मीनान से हर चीज समझाई। सो again it's a wonderful experience with Manmohan Khemka sir. So thank you very much sir for being a part of this program, and thank you all the members on behalf of Pusa Road Study Circle. Thank you Tamija sir, thank you Rajesh sir, thank you Manmohan sir, thank you sir. थैंक्स ऑल सर, थैंक यू वेरी मच एंड Thanks विश a यू अ lot. वेरी वेरी शुभ रात्रि। धन्यवाद Thank सर। you sir. Thank you, Thank you sir. sir. Thank you very much, Manmohan ji. Thank you sir. थैंक यू सर। सो सर may I leave the Oh meeting yes, with your sure, kind sure. permission? Thank you sir। Correct. Sure sir. Definitely. ठीक है sir Tamija sir. Right, Thank you. thank you for joining. Thank you और sir. सब बढ़िया था? Just reach at home sir. Just reach at home. Good. Thank you sir. Thank you. All the best. Thank Okay. you. Bye sir.